तो हमने जो सवाल सोचे थे वो इस पर सोचे थे कि संसद में आजकल काम तो कम होता है और हंगामा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी के बारे में आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहते थे कि क्या आपको लग रहा है, एक तो डिबेट भी अब बहुत कम होता है, 25 पर पिछले 2 सेशन में तो बहुत कम प्रोडक्टिविटी रहा, बिल पास हो जाते हैं पर उन पे चर्चा नहीं होती, और क्योंकि वहाँ चर्चा नहीं होती तो फिर पब्लिक में भी चर्चा नहीं होती, तो इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। देखो, इसमें एक तो आमतौर पर लोगों में धारणा है कि संसद में काम नहीं होता, हंगामा नहीं होता, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। पार्लियामेंट में जब शुरू में पार्लियामेंट थी 50 के दशक में जब बना, तो पार्लियामेंट ने जो काम था उसका कानून बनाना था, उसने कानून बनाए, और चूँकि उसमें जब जो सांसद थे वो एक आंदोलन से आए थे, पढ़े लिखे हुए लोग थे और वो देश के लिए समर्पित थे। आज़ादी के बाद उन सब का एक था कि हम देश को कैसे बनाएं, तो वो लोग डिबेट करते थे और तैयारी करके आते थे। उस ज़माने में क्या हुआ कि 59% जो पार्लियामेंट का काम था वो इन्हीं पे था, कानून बनाने पे होता था। लेकिन जब कानून सब हो गए, दुनिया बदल गई, वो पीढ़ी चली गई, नई पीढ़ी आई, समाज भी बदला, तो समाज के तरह के लोग पार्लियामेंट में आ गए, अच्छे भी और बुरे भी। अब ये हुआ कि जब यहाँ लोग आ गए तो जो कानून बनाने का काम था अब 20% होता है टोटल, जो आप वर्क देखेंगे तो लगभग 12 से 20% होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं उसको डिटेल करके। तो ये हुआ। अब बाकी टाइम क्या होगा? बाकी टाइम ये हुआ है कि सरकार को कैसे जवाबदेह बनाए। वो जवाबदेह बनाने का काम पार्लियामेंट के जो लोग हैं, चुने लोग, वो कर रहे हैं। अब उसका रोल बदल गया, आप समझ रहे हैं। पहले क्या था कि वो कानून बनाते थे, कानून अब भी बना रहे हैं लेकिन कम बना रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है ना, सब कुछ बन गया। अब वो जवाबदेह बना रहे हैं। अब जवाबदेह कैसे बने? जवाबदेह बनाने के तरीके कई हैं। आप जब सवाल पूछते हैं, प्रश्नकाल से मैं शुरू करता हूँ। प्रश्नकाल होता है तो यदि मंत्री आता है तो आप उसके जो एक सवाल वो पूछता है उसको जवाब क्या हमने रख दिया जी जवाब। उसके बाद जो मौखिक सवाल होते हैं, यदि वो पार्लियामेंट में जो एमपी हो तैयारी नहीं करेगा तो एमपी भी निकल जाएगा, एमपी भी क्या नाम उसका, मंत्री भी निकल जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि वास्तव में न मंत्री तैयारी कर रहा है न ये कर रहा है तैयारी, कौन? एमपी भी नहीं कर रहा। आपको एक चीज़ और बता दूं कि पार्लियामेंट में जब कोई सवाल का जवाब देता है तो उसमें बिल्कुल एक कमेटी है, वो उसको कहते हैं वादा कमेटी, या जिसको प्रॉमिस है, ऐसी कुछ कमेटी है उसका नाम। वो क्या करती है, जैसे सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने कहा कि मेरे यहाँ सड़क बननी है, उन्होंने कहा हाँ जी 1 महीने में बन जाएगी। अब वो वादा वहाँ चलेगा, कमेटी में जाएगा कि आपने कहा था पार्लियामेंट में 1 महीने बन जाए, क्यों नहीं बनी। लेकिन यदि चतुर मंत्री है तो वो क्या है कि ठीक है आपकी सवाल है, आप मेरे पास आ जाइए, मैं इसको देख लेता हूँ, जितनी जल्दी होगा देखते हैं, आप बैठ के आइए। तो बच गया ना, और उसको बुला भी लेगा, वादा से बच गया। रिपोर्टर को यही देखना होता है कि ये कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि पहले लोग तैयारी भी करते थे, पहले 80% लोग तैयारी करके आते थे, एमपी भी और मंत्री भी। अब क्या हो रहा, उल्टा हो गया, 20% सरकार कर रही तैयारी, 20% एमपी कर रहे, बाकी नहीं कर रहे। एमपी को भी ये फ़ायदा है कि उसको फ़ायदा नहीं हो तो चेहरा दिख गया, उसे दिखा दिया। सरकार भी बचती है सवालों के जवाब देने से, वो नहीं चाहती कि बहुत कुछ हमारी चीज़ सामने आए। जब सवाल जवाब होते हैं तो वो सामने बहुत चीज़ें सरकार के खामी आती है। तो ये कम हो गया ना, जो जवाबदेही की बात कर रहा था। जवाबदेही में आप जब हंगामा भी करते हैं वो एक जवाबदेही है, पर होता क्या है कि आप अति किसी भी चीज़ का, अंग्रेजी में कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और संस्कृत में क्या है कि अति सर्वत्र वर्जित, ये कहा है हर चीज़ की। तो वही अब क्या हो गया है कि जब से पूरा सिनेरियो मीडिया का भी बदला, उनके अपने लाइव चैनल आ गए, दोनों लोकसभा पे कर दिया उन्होंने, सांसद टीवी, और बाकी जो खबरिया चैनल भी आ गए। तो वो क्या करते हैं, चेहरा दिखा दिया और ऐसी चीज़ बोल दी कि जर्नलिज्म भी बदल गई, इसलिए वो ये हंगामा। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो जवाबदेही है। जो आप हंगामा कहते हैं ना, वो जवाबदेही करना चाहते हैं, अति हो जाता है। एक और हुआ है, पहले 2-3 पार्टियां थी, कांग्रेसवादी पार्टी थी, कुछ लेफ्ट फ्रंट था, कुछ समाजवादी थे। अब आप देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हो गई। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको अपने इलाके में दिखाना है कि हम क्या करें पार्लियामेंट में।
तो रोज़ यदि हंगामा एक करेगा, कल कोई करेगा, तो उससे हमें दिखता है हंगामा ही। तो जो भी रिपोर्टिंग हो रही है, आप लोग जो बाहर देख रहे हैं वो एक पक्ष देखते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि बहुत काम भी होता पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट की कमेटियां हैं वो वहाँ तो कोई हंगामा नहीं हो रहा, ना वहाँ कोई कैमरा अलाउड है, तो वहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, पार्लियामेंट में काम भी हो रहा। लेकिन जब से हमारा मीडिया भी दिखा रहा है और सांसद भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और मंत्री भी नहीं कर रहे, तो उससे ये चीज़ आप जो कह रहे थे वो इसमें, लेकिन अब जवाबदेही बढ़ी है पहले की तुलना में। लेकिन अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि फार्म बिल को आप देख लीजिए, हाँ, उसके दौरान बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और एक परसेप्शन लोगों में ये गया कि जो हमारे ऑपोजिशन वॉइस है वो ज़्यादा दिखाया नहीं गया, क्योंकि उसको वो मीडिया स्पेस भी नहीं मिला, क्योंकि उसका काट दिया जाता था या फिर जो भी है। तो लोगों ने खुद संसद को एक रास्ता ना मान के खुद सड़क पे उतरे, जिसकी वजह से देश को काफ़ी नुकसान, करोड़ों का नुकसान हुआ, आंदोलन हुआ, फिर जो होना था वो हुआ। लेकिन एक ये जो पार्लियामेंट में अपोजिशन की वॉइस जो जानी चाहिए, एक लोगों का परसेप्शन तो डाउन हुआ है कि अपोजिशन की वॉइस जा नहीं रही है। भले गलती वो सरकार की हो या अपोजिशन उतना कैपेबल नहीं है कि वो लोगों की जो अपोजिट वॉइस है वो वहाँ पे रख पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हंगामे के कारण से कम ऐसा परसेप्शन जा रहा है कि काम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। जैसे आप पहले देखिए, हाँ, पहले 2 चैनल्स थे, RS TV और अब वो मिला के एक सनसेट टीवी कर दिया। हाँ, तो कैमरा टाइम तो वहाँ पे भी कम हो गया। पहले दोनों का अच्छे से कवरेज होता था। तो इसी के क्वेश्चन में इसमें यह है कि देख अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली कि सरकार और उसमें लोग क्या हैं, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि तो विपक्ष हम कहते हैं, उसको विपक्ष नहीं बोला जाना चाहिए था, होना चाहिए था प्रतिपक्ष। जितने भी आप कश्यप जी से, बाप सुभाष कश्यप जी से या मेरी इनसे खूब बातें हुई इस किताब लिखने से या पहले भी, या और भी वहाँ देवेंद्र असवाल जी थे एडिशनल सेक्रेटरी, और भी वो ये कहते रहे कि ये विपक्ष शब्द ही गलत है, प्रतिपक्ष। विपक्ष से क्या होगा कि विपक्ष का ये लगता है कि हम हर चीज़ के विरोध ही करें। सरकार भी क्या करती है, वो चाहती है जल्दी 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 पास कर दो। इसका एक तरीका था, वो किसी कमेटी में भेज देते बिल को, या स्टैंडिंग कमेटी में देते, और भी कमेटी बना सकते हो, उनके तरीके हैं। कई भी एडॉक कमेटी बना दो, स्पेशल कमेटी, कुछ भी बना दो, है ना, कई तरह की कमेटी बनती। सरकार ने नहीं किया। इसमें ये सरकारों का ही जिद्दीपन है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए था कि इस पे डिबेट होती, और इसको यदि नहीं मानते तो किसी सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, किसी भी कमेटी में दे देते। तो वाकई में इसमें लोकतंत्र पे, लेकिन ये नहीं कि पहली बार हो, पहले में होता है, कुठाराघात होता है। तो इस तरीके से था। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है एक्चुअली कि सरकार को जबरदस्ती करना पड़ता है। महिला बल मुझे याद है कि राज्यसभा में लाए थे। आपको ये पता होगा कि लोकसभा में यदि हम बिल रखते हैं तो 5 साल बाद पास नहीं हुआ तो ख़त्म हो जाता है। राज्यसभा में वो हमेशा रहेगा, क्योंकि राज्यसभा तो ख़त्म नहीं होती, उसके तो 2-2 साल में बदलते रहते। तो वो जब महिला बिल आया था तो वहाँ पे इतना हंगामा किया था कुछ पार्टियों ने कि मार्शल बुलाने पड़े थे। एक बढ़िया कारण वो था ना कि भाई महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, कुछ भी तो था, तो आपने विरोध कर दिया। तो इसमें सरकार भी जिद्दी हो जाती है। अब वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है या पार्टी पे कि वो कितनी जिद्दी कर लेती है। तो ये भावना जब आ गई पार्लियामेंट में कि कोई किसका सहयोग ही नहीं कर रहा, विपक्ष कह रहा है कि हमें तो हंगामा ही करना है, और सरकार कह रही कि हमें तो बिल पास करनी है, डिबेट जल्दी जल्दी भी क्यों हो रहा है, इसको भी आप समझ लीजिए। नेहरू जी के ज़माने में पार्लियामेंट की 100 से 151 मैक्सिमम बैठ के हुई है एक साल में, जो 3 सत्र होते हैं। ये आते आते राजीव गांधी के ज़माने तक चली। राजीव गांधी के ज़माने एक बार हुई 100। उसके बाद ये जो दूसरी सरकार आए, VP सिंह आए, या थर्ड फ्रंट आया, BJP आए, फिर कांग्रेस आए, इसमें एवरेज जो है 50 से 60, 62 के आसपास से बैठता है। अब उससे भी कम हो गया, 52-53 हो गया है। जबकि जो इनका एक वो है फोरम है इनका स्पीकर्स, जिसमें विधानसभाओं के स्पीकर होते हैं, पर इसके जो संसद का, इस सब का एक ग्रुप है। उसने ये कहा था कि जो बड़ी पार्लियामेंट तो प्लस जो बड़ी विधानसभाएं जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश वगैरह बड़े राज्य, उनके कम से कम साल में 100 बैठकें होनी चाहिए, और जो छोटी विधानसभाएं उनके 60 होनी चाहिए। लेकिन हर सरकार से बचती है, इसलिए बचती है कि जितनी मीटिंगें होंगी उतने उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा ना। MP आएंगे, उनको सवाल पूछेंगे, हंगामा भी करेंगे, तो कुछ तो पूछेंगे ना। हंगामा ऐसे तो नहीं गया और बैठ गया हंगामा शोर करा, नहीं, किसी मुद्दे पे करेगा। आप सहमत हो ना हो वो अलग चीज़ है, पर एक मुद्दा उठाया उसने। मुद्दे उठाने की वजह से और भी तरीके, ठीक है, हम कह सकते आपने मुद्दा
कुछ और तरीके से उठा लो, लेकिन मुद्दा तो उठा रहा है वो। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जा रहा है, नई मीटिंगें कर रहे हैं उतनी, अब मीटिंग का भी उनका एक तर्क होता है। नहीं बंसल जी थे, वो जो चंडीगढ़ के हैं, MP भी रहे, जो संसदीय कार्य मंत्री थे। एक बार मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कम क्यों बैठ के? उन्होंने कहा कि पहले हम कानून बनाते थे इसलिए ज़्यादा टाइम था। तो हमने कहा कानून तो बनाते थे, लेकिन अब मुद्दे भी तो बढ़ गए भाई। तो कहते मतलब ऐसे ही जो सवाल था। तो और भी मंत्रियों से हमने पूछे, जितने भी थे, बाकी तो अब तो ये मिलते भी नहीं है। पहले तो जिस इंटरेक्शन था जिस तरीके से मीडिया पर खत्म, तो हो क्या रहा है कि ये जो मिलना ही जब कम हो जाएगा या मुद्दे ही इस तरीके से पक्ष विपक्ष हो जाएगा, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, हंगामा हो रहा है। या सरकार भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास कर दें आराम से, क्योंकि सरकार देखा जाए कि सबसे बड़ा मौका सरकार की जवाबदेही करना, उनकी कार्यकुशलता, या किसी मंत्री को आपको पहचाना कि कैसा काम कर रहा है। आप 1 घंटा उसमें बैठ जाइए, किसमें? प्रश्नकाल में। आप गंभीरता से देखिए, जब मैं पार्लियामेंट में शुरू गया, मैं ठीक 11 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाता था और शाम तक बैठता था, क्योंकि उन दिनों नया मैं सहारा में था, तो बीट बटी थी लोगों में। मेरे पास ऐसी कोई बीट नहीं थी कि तुम इसे देखोगे, पर सभी के पास बन सकती। तो मैं उनको एक मिनट मैंने उनको देखता था, सुनता था। तो वो चीज़ें जो आती हैं, आपकी सवाल सरकार को आप घेर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2 मंत्रियों के नाम बताऊंगा। एक एलागिरी मंत्री बने थे, पेट्रोलियम कुछ मंत्री थे, और एक हेल्थ मिनिस्टर बने थे शत्रुघ्न सिन्हा। इन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये उस दिन गायब हो जाते थे, उनके जो MOS थे वो जवाब देते थे, क्योंकि वो तैयार ही नहीं करते थे। भाई आप भाषण भी दे ही रहे ना, आप फिल्मी डायलॉग बोल ही रहे ना, तो आप यहाँ पार्लियामेंट नहीं रहे। ये 2 मंत्री थे जो कभी जवाब नहीं दिया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। या और भी कई MP है जो सवाल ही नहीं पूछते, न उठते हैं, बैठते रहते हैं, आया साइन किया, घर चले गए। ये बात है। इसी में एक एडिशन ये करना है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो दो अलग अलग टीवीज थी, उसको भी एक में मर्ज कर दिया गया है। फिर देखते हैं कि एक सेंसरशिप भी फार्म बिल के दौरान भी एक हमने देखा था कि एक सेंसरशिप भी हो रहा था, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। अपोजिशन का फेस कट किया जा रहा है, भले वो हंगामा को कम दिखाने के लिए जो भी बताया गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मीडिया का जो स्पेस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मीडिया का, तो वो स्पेस कम होते जा रहा है? आप किस मीडिया की बात करें, सरकारी मीडिया या जो प्राइवेट चैनल? हम जो टोटल इन टोटालिटी सरकारी मीडिया तो चलिए वो हाँ, टोटल मैं बताता हूँ। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ। एक सर थे हमारे उमेश शंकर सर, तो उन्होंने रिसर्च करी थी, तो उन्होंने पाया कि जो अपोजिशन जो प्रोटेस्ट होता है उसकी उन्होंने पूरे डे की क्लिपिंग देखी थी, तो उसमें केवल 40 सेकंड की क्लिपिंग ही दिखाई थी अपोजिशन प्रोटेस्ट की। बाकी जो नॉर्मल सेशन चल रहा था केवल वो दिखाया, तो इतना शॉर्ट कर दिया गया। पहले मैं पार्लियामेंट्री जो उनकी TV है उसकी बात करूँगा। हर सरकार जो होती है ना, वो विपक्ष को कम ही दिखाती है। कोई ज़्यादा दिखा देगी, थोड़ा सा, किसी ने 5 मिनट दिखाया, 4 मिनट दिखा दिया, ये तो हर उसमें चलता है। इसलिए उस पर तो, और उसमें होता भी कुछ नहीं, वो तो एक सामने लगा दिया, वो खड़े हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो कोई रिपोर्टिंग नहीं। आप आराम से फुर्सत में तब देख लीजिए, या उसको वो जो MP है उसकी क्लिपिंग अपने इलाके में भेज देगा, उसका कोई रिपोर्टिंग का मतलब नहीं है। बाकी वो बिठा के उनका इंटरव्यू लेते हैं, आपने क्या खाया पिया, इलाका, उसका कोई रिपोर्टिंग। अब मैं चैनलों पर आता हूँ, मेन चैनलों की रिपोर्टिंग अब पार्लियामेंट के भीतर नहीं है, बाहर हो रही है। पहले मैं जर्नलिज्म पे आता हूँ। जर्नलिज्म जो शुरू का दौर था, उनका एक एजेंडा था। आप एजेंडा सेटिंग की बात कर रहे होती है ना, जैसे तो जो आज़ादी से पहले हमारा एजेंडा था देश को आज़ाद करना, वो पॉजिटिव एजेंडा था, हमने स्वीकार किया। उसके बाद एजेंडा आ गया देश निर्माण, विकास, समाज को बनाना, उत्थान, कई चीज़ें उसमें, और जो हमारे कुरीतियाँ थी कि इनको दूर करना। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, पैसा भी आया लोगों के पास, तो समाज भी बदल गया। अब मीडिया वो मिशन का नहीं रह गया, वो क्या हो गया, उसे चाहिए पैसा कमा, उद्योग बदल गया। अब मैं पहले TV की बात करूंगा, TV आप कह रहे हैं, अखबारों पे बाद आऊँगा। अखबारों को चाहिए TRP, तभी उसको पैसा आएगा ना। और TRP कब आएगी? वो किसी बढ़िया भाषण वो दे रहा है कि इतने % यहाँ मतलब हमारा ये % डाउन हो गया, इकोनॉमी ये हो गई, वो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन यदि ने उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या होगा? आज का जो मीडिया चैनलों की बात कर रहा, वो रिएक्शनरी है। इन्होंने कुछ बोला, वो आपसे पूछेगा आपके लिए बोला, आपके लिए इन्होंने बोला, वो दिखा के लड़ा रहे। दूसरा TRP। तीसरा क्या, मैंने जो पहले बात की कि पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग थी, अखबारों में तो है भीतर,
कुछ कुछ, लेकिन इनकी चैनल के बाहर आ गई। चैनलों में जो भीतर बैठा है उनके स्टूडियो में, वो तय करता है कि आज की स्टोरी ये बनेगी। तो वो जो वास्तव में जो आप रिपोर्टर कह रहे हैं, वो रिपोर्टर नहीं रह गए, वो बाइट कलेक्टर रह गए। बाइट कलेक्टर इस सेंस में रह गए कि उनके वहाँ से फ़ोन आता है। यह अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सारे जर्नलिस्टों से बात की और इस किताब में भी ये चीज़ें हैं जो जर्नलिस्टों के मुँह से कही गई, वो इस सत्य को स्वीकारते हैं। ये मेरी अपनी बनाई बातें नहीं है, इसलिए मैं साफ कर दूँ, है ना। वो ये कहते हैं कि हमें ये कहा जाता है कि हमें एक ऐसी स्टोरी देनी है जो लोगों को उद्वेलित करे, डराए, टीआरपी बढ़े। अब टीआरपी किस में बढ़ेगी? भीतर की पार्लियामेंट में बढ़ेगी। जैसे ही पार्लियामेंट का कोई, अब क्या हो रहा है कि नेता जैसे भीतर बोलता है पार्लियामेंट में, तुरंत बाहर आ जाता है, बाइट देता है। उसे देखना है कि वो किस एंगल से दे रहा है, कि उसका जो, वो देश नहीं देख रहा है इस समय, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो कैसे, उसमें उस न्यूज़ से वो उद्वेलित हो रहा है या कैसे वो जुड़ रहा है। तो अब जो रिपोर्टिंग इनकी आ गई वो बाहर आ गई, रिएक्शनरी हो गई, और इसलिए टीआरपी बढ़ेगी, उनको ज़्यादा विज्ञापन मिलेगा, और उससे बात क्या होगा, इस तरह की जब जर्नलिज्म होगी तो आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की बात कहाँ करें। और एक और आपको एक किस्सा सुना दूँ, ये सत्य है झूठ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चित है पार्लियामेंट में। एक अब एमपी है वो सज्जन, वो क्या करते थे, पिछले 3-4 सत्र हम देखते तो हर पार्लियामेंट में आके खड़े हो जाते थे और कुछ भी बोलते रहते थे। उनकी रिकॉर्डिंग होती थी ना, वो रिकॉर्ड आ गया, फिर वो जाते थे लोकसभा के उसमें जो जहाँ पे उनका टीवी होता है, और उस क्लिपिंग को इनको दे देते हैं, और वो फिर अपने यहाँ जाके उसकी डबिंग करते थे, और वो डबिंग में कहते कि फला आदमी की भैंस खो गई थी, उसको मुआवजा दो। अब फिर वो जैसे एग्जाम्पल फिर अपने इलाके में दिखाते थे कि देखिए मैंने पार्लियामेंट में आपका सवाल उठाया। तो हर बार लोग सोचते हैं यार ये हर बार क्यों उठता है, हर बार आगे आके क्यों बोलता है। तो ये उसकी स्थिति। अब ये चर्चा ये थी, सत्य है झूठ है, लेकिन हो सकता है सत्य हो, ये भी इस तरह की, मतलब एक उनका जो कहते हैं ना, उनके लिए एक अवधारणा ऐसी बनी है। तो ये भी है जर्नलिज्म। अब आप क्या कहेंगे इस जर्नलिज्म को? तो ये जर्नलिज्म जो बाहर आई है वही है। अच्छा, एक और, कई सांसद क्या करते हैं, भीतर कुछ और बोल देते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं वही चीज़ पे। भीतर चूंकि क्या है कि आपको ये पता होगा, प्रिविलेज जो पार्लियामेंटेरियन को मिला है या पार्लियामेंट को मिला है, संसद के भीतर वो कुछ भी बोलते हैं, वो जजों पे आरोप लगा देते हैं, या मैं कुछ भी बोल दूं, उसको चैलेंज आप पार्लियामेंट उसमें अदालत में नहीं कर सकते, ना उन पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता। और दूसरा प्रिविलेज ये है कि आप किसी पार्लियामेंट्री काम से जा रहे हैं, यदि आप उनमें विघ्न बाधा कुछ कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको संसदीय कार्य करने से रोकते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, मतलब मुकदमा भारतीय कानून में उससे चलेगा। ये दो ही है, बाकी कुछ नहीं है। आम आदमी की तरह उनकी मार पिटाई हो जाए, लोग गलत सोचते हैं कि ये जज हो, नहीं। यदि जो आदमी झगड़ लेते हैं पार्लियामेंट और आदमी, ये क्लियर कर लेना चाहिए। और यदि कोई सांसद को पीट भी लेता है मारपीट में, उस पर कोई प्रिविलेज नहीं होगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है, आप क्लियर करें, है ना। तो ये क्या करते हैं, भीतर कुछ और बोलते हैं। जैसे भीतर उन्होंने पार्लियामेंट पे उसमें जजों पे कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, अफसर को मतलब नाम तो नहीं लेते, कुछ भी, बाहर आके वो कुछ और चीज़ बोल देंगे, उसका उल्टा एकदम ऐसे भी हो गया। अब बस जर्नलिस्ट क्या करें, जर्नलिस्ट क्या करें, है ना। तो अब इसमें रिपोर्ट क्या करेगा, वो जो पार्लियामेंट जो टीवी में बैठा है उसका उसमें है, वो देखता है कि इस न्यूज से मेरे अखबार का रेवेन्यू तो नहीं घटेगा। मालिक देखता है, मालिक डरा रहता है, मालिक नहीं, उसका जो हेड है रिपोर्टर, कि यार कहीं इसे टीआरपी पे घाटा हुआ तो नौकरी भी जाएगी, रेवेन्यू घटा हुआ तो हो गया। अब वही खाल क्या हो रहा, अखबारों पे आता हूँ। अखबार भी फिर भी बचे हैं। अखबारों में पहले स्पेस बहुत होता था, एक आधे पेज सवालों के होते थे, लेकिन इसलिए कम कर दिए थी कि लाइव हो गया टेलीकास्ट। वो कहते लाइव टेलीकास्ट क्या होगा, उन पर प्रेशर है कि नई चीज़ लाओ, कुछ और अलग खबर है, इसलिए उसकी स्पेस कम हो गई, जैसे सवाल नहीं देते, ऑनलाइन हो गए। इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूज़पेपर का है, आधा उनका रेवेन्यू पहले इनके पास आता था, आधा से ज़्यादा रेवेन्यू तो टीवी ले गया, बचा खुचा इनको मिल रहा। उनमें भी यदि ये इनकी स्टोरी गलत हो गई तो रेवेन्यू जाएगा, नौकरी जाएगी। तो सारे प्रेशर में कौन है, इनका जो मीडिया का जो एडिटर है, ब्यूरो चीफ है वगैरह। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ बैठा एडिटर भी अखबारों में भी वो स्टोरी सेट कर रहा है वहाँ से, कि आज ये हुआ ना हंगामा, या ये है तो इस पर यार ऐसा एंगल बनाओ, अब ज़बरदस्ती बनाओ। अब आप उसे 4 MP से पूछो या किसी से बोलो या सूत्रों से बनाओ, उसको वही स्टोरी देनी है। तो ये दिक्कत है इसमें।
सर लेकिन तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में मोस्टली अगर देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को लेते हैं, तो फिर उनको भी प्रेशराइज किया जाता है कि मतलब तुम टीआरपी के लिए खबरें दिखाओ या फिर सर तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि पार्लियामेंट में मोस्टली तो एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर को ही भेजा जाता है, तो फिर उनको ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है कि आप टीआरपी के लिए लाओ, क्योंकि जनरली तो जो यंग रिपोर्टर्स होते हैं उनको ही दबाव बनाया जाता है ऊपर से। नहीं देखिए, जो प्रिंट मीडिया में है उन पे तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, और जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें तो नए नए लड़के लड़कियों को भेज दे रहे हैं ना वो। अच्छा। एक सीनियर जर्नलिस्ट मैं नाम लूँगा, बहुत पहले की बात है, उन्होंने कोई इंटरव्यू क्या कहते हैं, उनका गृह मंत्री थे इंद्र कुमार नहीं, गुप्ता थे, जो इंद्र गुप्त सीपीआई वाले, सीपीआई के थे जो उसमें वीपी सिंह सरकार में। तो उन्होंने इंटरव्यू क्या बोला, सर आपका नाम, उन्होंने कहा अपने मालिक से पूछ लेना। बड़ा चर्चित किस्सा है, आपको ही बता देगा आपका नाम का। तो नए लोग जाएंगे तो यही होगा। तो आमतौर पे क्या हो रहा है कि उन पर इस दबाव नहीं, उनका स्टोरी तो कोई भी करेगा ना, तो उसको ये कहा जाता है, जैसे कई अखबार हैं, कोई बीजेपी का प्रो है, कोई कांग्रेस का है, तो सीधी तौर पर बोला नहीं जाता। वो जब काम करता है तो उसको वर्क कल्चर उसको पता चल जाता है कि मुझे इसके खिलाफ लिखना है और इसके नहीं, या इस स्टोरी को ये ट्विस्ट दे देना है। एक ही स्टोरी है, एक घटना हुई, अब आप जब सीनियर उसमें आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि 2 लाइन में या 3 लाइन में, या उसका एंगल आप ऐसा कर देंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ चली जाएगी या कांग्रेस के खिलाफ। तो आप जहाँ काम करते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। तो वो बोलेगा, रोज रोज थोड़ी बोलेगा ये स्टोरी। आप जब वहाँ मीटिंग में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे इस तरीके से इसको दिखाना है। माना राहुल गांधी है एग्जाम्पल, तो जाहिर है कि जो अखबार कांग्रेस के साथ के हैं उनकी वो जो पूरा भाषण दिखा देंगे, लेकिन जो प्रो बीजेपी या वाले हैं वो क्या करेंगे कि वो उनके वो जो एक बात है, वो आँख वाली मांगने वाली वो वाली, तो उस तरीके की चीज़ दिखा देंगे वहीं पे। तो वो उसी तरीके कर लेते हैं। देखिए ये होता है बहुत ज़्यादा, तो उसी से सीधे फ़ोन थोड़ी करेंगे आपको कि भाई ये स्टोरी है, ऐसे पता चल जाता है। सर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का जो अच्छाई और बुराई दोनों कह सकते हैं, वो ये है कि सरकारें गिर जाती हैं। कई बार ये अच्छा होता है, ऐसे प्रोटेस्ट होता है, और कई बार सरकारें गिर जाती है, तो क्योंकि वो पब्लिक एक्सचेकर से ही जाता है इलेक्शन का जितना भी खर्चा होता है। सर मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारें गिरती हैं दूसरे स्टेट्स में, बट उत्तराखंड में क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो स्टेबल नहीं है, वो हमेशा बदलते रहते हैं। मेरे ख्याल से तिवारी जी रहे 5 साल। एनडी तिवारी के अलावा मेरे ख्याल से और कोई नहीं रहे जिन्होंने 5 साल पूरा। तो इससे एज ए स्टेट सर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और ये क्यों ज़रूरी है कि पूरा टेन्योर पूरा हो ताकि उसका विजन नहीं। देखिए यदि कोई बिल्कुल ही बेकार आदमी है तो उसे 5 साल क्यों ढोए, सीधी सी बात है ना। यदि बिल्कुल ही बेकार आदमी है, वो कुछ लायक नहीं है, उसका विजन नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, 5 साल क्यों ढोए, उसे तो 1 दिन भी नहीं ढोना चाहिए, लोगों ने चुन के भेजा। लेकिन यदि वो ठीक है और उसको पॉलिटिक्स के घुमाया के निकाल दिया जाए तो उसमें दुख तो होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम भले ही कह दें कि जनता के प्रतिनिधि और फिर विधायक चुनते हैं, एमपी विधायक उधर कुछ नहीं चुनते, एक फॉर्मेलिटी जरूर होती है, विधायक बैठेंगे, लेकिन तय हो रहा है हर पार्टी का हाईकमान से, या फिर जो एक वैसी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका एक 1 मैन शो है, वो खुद ही बन जाता है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो बदलने चाहिए या नहीं। बेकार आदमी है तो तुरंत बदल लेना चाहिए, है ना। या फिर पार्टी किस तरीके से देखते हैं, पार्टी कई तरह देखते हैं। अब जो चुनाव हो रहा है उसमें ये भी देखते हैं ना कि भाई ये आदमी लोगों से कैसे जुड़ रहा है, मतलब लोग लुभावने कर रहा है, ये हमको पार्टी फंड दिला पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वहाँ का जातीय राजनीतिक क्षेत्रीय कौन सा समीकरण में फिट बैठ रहा है, कई चीज़ें वो देखते हैं। कौन सा चेहरा है, आजकल जैसे पिछले 10 साल में पूरा सिनेरियो बदल गया उसका पॉलिटिक्स का। पहले वो मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब कोई मुसलमान की बात कर ही नहीं रहा, अब कोई हिंदू के खिलाफ बोल नहीं सकता। तो जो ये पूरा सिनेरियो उसमें देखते हैं हमारा आदमी कहाँ फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से जो चुने जाते हैं वो पार्टियां तय करती हैं। जैसे उत्तराखंड में एक तीरथ सिंह तो 1-2 महीने कितने रहे हो, तो वो पार्टी तय करेगी ना उसमें होना। ये हाई कमांड से ऑर्डर्स आते हैं, सही बात है। लेकिन सर अगर हम कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देखें तो उत्तराखंड से काफ़ी कम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं, देखिए ये पिछले बार पोखरियाल थे, रमेश पोखरियाल एजुकेशन मिनिस्टर, और बाकी तो कम ही रहता है सर। फिर
वैसे एक तरह से देख आपको ताजुब होगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आप देखिए, वहाँ से सिक्किम में से तब तक कोई मंत्री नहीं बना। और भी कई स्टेट हैं, शायद नागालैंड से नहीं बना, एक वो अरुणाचल से ज़रूर बना रहे हैं, और बीच बीच में असम के तो खैर बनते। तो कई स्टेट हैं जहाँ से बने ही नहीं अब तक, शायद ऐसे कई स्टेट हैं। अब उत्तराखंड का ये है, वो व्यक्ति कोई उत्तराखंड का है उसका लगाव हो सकता है, लेकिन भारत का लगाव क्यों होना चाहिए यदि वो अयोग्य है? भाई हम दूसरे स्टेट के भी जो अच्छे हैं उनकी हम तारीफ करते हैं। आप जो यूपीए सरकार पहली जो बात जो दोबारा लौटी थी उसके लिए कहते कि डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह से, जो ग्रामीण विकास मंत्री, उनकी वजह से आई थी सरकार, उनके इतना बेहतर काम थे। तो वो तो बिहार के थे, अब हम उत्तराखंड के, तो हम तो तारीफ करें ना उसकी। लेकिन हम निशंक की सिर्फ इसलिए तारीफ कर दें कि वो उत्तराखंड के, तो ये नहीं है ना, काम देखा जाएगा। काम उनका प्रधानमंत्री भी देख रहा और जनता भी देख रही है, फीडबैक आते हैं उनके पास, हर तरफ से फीडबैक आते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, इनका लोगों में कैसी मतलब इनके प्रति पॉजिटिव है कि नहीं, इनकी पॉलिसी क्या है, या कितने घंटे, कई चीज़ें होती है। पीएम कैसे नहीं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए उनको उठाया जाता है। और बाकी हाँ है कि चूँकि ये संघ है तो हर स्टेट का वैसे अच्छा सा वो तो होना ही चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। कि अब भाई एक बार में सिक्किम गए थे हम लोग, तो सिक्किम वालों ने बताया कि हमें मंत्री नहीं बना अब तक, और तब से मैं देख रहा हूँ सिक्किम का कोई बना ही नहीं। अब हो ठीक है, उनका ये कारण भी रहता है कि क्षेत्रीय दल है, उनका लगता है एक एमपी है क्या कर लेगा, एक राज्यसभा एक लोकसभा दो। यूपी में 80 के आसपास है तो उसमें जब बना देते हैं, या ज़्यादा एमपी देते हैं, तो ये भी कई चीज़ें होती है। लेकिन सबका प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। पहले एक मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा कि ऑपोजिशन और सरकार में बहुत गैप बढ़ता जा रहा है, दोनों डटे हुए हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन या आगे का रास्ता कोई कि जिससे पार्लियामेंट और बेहतर करे? क्योंकि अभी तो वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, ये अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, बिल पास हो जाते हैं पर उन पर कुछ ढंग से ना कमेटी को भी ठीक से रेफर नहीं होता। क्या आपको क्या लगता है किस तरीके से कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ के लिए? सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का एक संवाद, जितने हम आपसे मिलेंगे उतना ज़्यादा हो। अब क्या हो रहा है कि पहले जैसे सेंट्रल हॉल था, उसमें हर पार्टी के एमपी एमएलए वगैरह बैठते थे, गप्पे मारते थे, पारिवारिक उस तरीके से जाते थे। आपको याद होगा कि जब संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतिनिधि मंडल गया था तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अटल जी को भेजा था, है ना। लेकिन क्या आज के संदर्भ में आप दो ध्रुव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे ध्रुव है राहुल गांधी, क्या आप एक साथ इनको बैठ के देख सकते हैं? मतलब उनके पॉलिटिक्स को भी कि व्यक्तियों के बीच जो गैप बढ़ने से वो पॉलिटिक्स भी प्रभावित हो रही है, और ये संवाद न होने से हो रहा है। पहले लोग घंटों बैठते थे उसमें, सेंट्रल हॉल में बातें होती थी, उसे कई चीज़ें नहीं थी। अब क्या एमपी क्या हो गया, वो ज़्यादा बड़ा ब्यूरोक्रेट हो गया है। आपको ताज्जुब होगा कि 46 में एमपी को 40 या 50 रुपये ऐसे कुछ, मतलब 100 से कम थी, इतना भत्ता मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। अब उनको कहते हैं कि हमें सेक्रेटरी से 1 रुपया ज़्यादा दो, ऐसी मांग करते थे। अब उनको टोटल यदि हम देखें तो 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। अब उनको कंप्यूटर मिलता है, हवाई जहाज़ में जितना घूमिए आपको तनख्वाह मिलती है, इवन की कपड़े धोने के प्रेस करने के 3-3 महीने में पैसे मिलते हैं, किसी को नहीं मिलता। एक दिन कोई एमपी रहेगा तो उसको वो मिलता है, पेंशन भी मिल जाता है। सिर्फ भारत मिलता है, और जगह तो उनके फंड भी काटता है, यहाँ होता है। तो अब वो सुपर ब्यूरोक्रेट हो गया। अब जब सुपर ब्यूरोक्रेट हो जाएगा तो आदमी से संवाद नहीं हो रहा है ना, एमपी के संवाद जितने होंगे इतने ये गैप मिट जाता है संवाद की कमी से। संवाद जिस दिन बढ़ेगा उस दिन फिर ये सब हो जाएगा। कई चीज़ें तो आपने बैठ के ये कम्युनिटी में भेज दो, कम्युनिटी में रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हर वो जो है, जब पार्लियामेंट में पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है कि पार्टी लाइन पे, माना कोई बहुत अच्छा इशू है उसमें भी वो अपनी पार्टी लाइन पे बोलेगा आदमी एमपी। पहले ऐसे नहीं था, पहले बहुत तैयारी करके भी आते थे लोग। एक थे सीपीएम के गुरदास दास गुप्ता, गजब तैयारी करके आते थे वो, और भी थे मतलब बड़े अच्छे वो थे ना। अब क्या हुआ कि जैसे समाज बदला, मैंने कहा उसमें बाहुबली आ गए, क्रिमिनल आ गए, तो वो उसी तरीके का तो वहाँ पे व्यवहार करेंगे।
अब उससे भी क्या हो रहा है कि रिपोर्टरों की वो ख़त्म हो गई ना। वो सुबह से दिल्ली में आपको कहीं जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। यहाँ से मैं पार्लियामेंट गया, 1 घंटा धक्के खा के कैसे भी गया, हर आदमी का तो गाड़ी नहीं है। वहाँ गया, वो हंगामा हुआ जी, एडजॉर्न हो गए कल तक। अब वो कैसे जाएगा? अब क्या हो रहा है कि वो पार्लियामेंट इसी में आ रहा सामने, उसको पता है वो नहीं जा रहा। तो वो जो उसको डेप्थ में वहाँ रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी या होती थी, इनके व्यवहार से भी वो कम हो रहा है। और एमपी भी अपना चेहरा दिखा रहे हैं। तो जब उनको ज़रूरत भी ना संवाद की, ना डिबेट की, उनका चेहरा दिख रहा है टीवी में, नया मीडिया आएगा, नई चीज़ है ना, चमक धमक, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। इससे संवाद क्यों करेंगे? ये बात तो ठीक है कि पहले के हिसाब से अभी जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है वो उतना मतलब उज्ज्वलित नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। लेकिन सर अभी तत्कालीन परिस्थिति देखी जाए तो अपने अगर हम नेबरिंग स्टेट्स को, नेबरिंग कंट्रीज़ को ही देख लें, पाकिस्तान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, या फिर जो भी बड़े रसिया हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पे म्यांमार हो गया, तो डेमोक्रेसी कोई उतना फल फूल रही हो या फिर डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन लिए जाते हैं, ये हमें दिख नहीं रहा। तो उस हिसाब से तो अपनी इंडिया की डेमोक्रेसी काफ़ी सही चल रही है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था आप सब लोगों को कि ये जवाबदेही तय करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ऐसा नहीं है। आज का पार्लियामेंट का जो भी मेंबर है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा का, हंगामा का पक्ष पे मैंने ये बातें की या तैयारी की। दूसरा पक्ष देखिए, कई लोग ऐसे हैं वो उनका उस तरीके से कि वो पार्लियामेंट नहीं बैठा, लेकिन वो हर मुद्दे पर जागरूक है। अब वो पार्लियामेंट में सो नहीं सकता, उसे पता है कैमरा दिख जाएगा। पहले के लोग सो भी जाते, अब वो सो नहीं जाए, अलर्ट है। वो अपने इलाके में भी भेज रहा है, तो वो उसे जागरूक हो गया ना वो, कि मैं अपने इलाके में भेजूंगा अपनी जो क्लिपिंग है, जो कट करके वहाँ पे, तो वो लोग देखेंगे। तो वो सरकार को जवाबदेह बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो तरीका गलत हो जा रहा है। कई बार अति, जैसे मैंने कहा, वो गलत हो जाए, लेकिन पहले से ज़्यादा। और ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान है या जो भी है उनसे ज़्यादा तो हमारी डेमोक्रेसी तो है, बहुत अच्छी है वो तो अभी भी। वो तो जो थोड़ा बहुत आ गया है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है या सदन के प्रति अनादर है। हंगामा 2 सत्र, एक बीजेपी के ज़माने में हुआ था, वो जो 2G मामले में, और एक इन्होंने भी किया। तो हर जो विपक्ष में आ रहा वही करा ना। हम एक को दोष नहीं दे सकते कि बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है, दोनों ने किया। मतलब दोनों गैंग ग्रुप ने, इनके साथ एनडीए था, इनका यूपीए ग्रुप, उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों करते हैं वो लोग, जो विपक्ष में आ रहा वो यही कर रहा। पर उसके पीछे भी जवाबदेही है, वो तरीका गलत हो जा रहा। पहले से ज़्यादा सरकार को जवाबदेही तय हो रही है। अब पहले नहीं था इतना, पहले को पता ही नहीं था कि क्या बोलना है कैसे। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी कहा मैंने कि 2 मंत्रियों ने जवाब नहीं दिए। इसका मतलब उनको पता था कि हम कुछ एमपी तो हमें पूछ ही लेंगे। आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं इसमें। उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। तो सवालों का कितना बड़ा खेल था और कैसे होता है। एक एमपी थे, वो हर बार सवाल लगवाते थे, झगड़ा भी करते थे कि मेरा सवाल लगाओ, और जब सवाल पूछने का दिन आता था वो गायब हो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पहले नंबर पर उनके सवाल आया, उनका नाम पूछा तो वो गायब थे। तो पहले ये था कि जिसका नाम नहीं आया, 2 लोगों का होता, नहीं है तो नहीं पूछते। अब तो उन्होंने रूल कर दिया कि आप दूसरा भी पूछ सकता है ना, किसी को भी नाम ले लेगा इस जो चेयर पे बैठा है। दूसरा सवाल आया तो सज्जन वहाँ से आ गए भीतर। उन्हें यूँ देखा, ये क्या, उन्होंने जो एक ऑफिसर को कहा कि ये पता करो ये कहाँ है, लाओ मेरे पास रिपोर्ट। तो कैमरे लगे हुआ तो हर जगह पे। उन्होंने कहा ये बाहर लॉबी में बैठे थे। अब उन्होंने कहा इनके पूरी रिपोर्ट दो मुझे, पूरे सवाल को पूछे। होता क्या है कि एमपी लोग क्या करते थे पहले भी, कि वो किसी बड़े घराने का पक्ष या विपक्ष या कुछ पे एक सवाल पूछ डाल देते थे। अब वो लोग उनके पास आ देते थे कि साहब आपने क्या सवाल पूछ रहे, आप मत पूछिए, आप जो भी सेवा पानी कर लें। फिर वो सवाल वहाँ रह जाते थे। तो ये खेल होता है। उसके बाद बीच में एक केस हुआ ना सवाल पैसे लेने का, तो जब मीडिया ने उनको, उनकी सदस्यता चली गई थी, आप याद होगा है ना, उससे ये भी अब डर गए हैं, अब वो कम हो गया है। तो पहले से ज़्यादा लोग इस तरीके से अलर्ट हुए हैं। मतलब एमपी ऐसा नहीं, उसे पता है कि 5 साल बाद मुझे चुनाव में जाना है, तो वो अपने तरीके से, मैंने वही कहा कि जैसे कोई एक खबर, जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि नागालैंड, वो गोरखालैंड है, गोरखालैंड का एमपी यदि यहाँ पे सवाल कहे कि मुझे गोरखालैंड क्यों नहीं बना रहे, उसकी डिमांड कर दे, तो दिल्ली में वो कहीं नहीं लगेगी। लेकिन वो पश्चिम बंगाल, नहीं तो पश्चिम बंगाल नहीं तो जो गोरखालैंड इलाका है उसकी लीड लगेगी वो खबर। तो हर खबर का अपने इलाके में महत्व है। तो जर्नलिज्म सिर्फ दिल्ली नहीं है कि हम जो यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं नेशनल मीडिया, वो जर्नलिज्म नहीं है।
जर्नलिज्म उतनी ही महत्वपूर्ण गोरखालैंड में भी है। तो गोरखालैंड का आदमी जब उसको देखेगा तो उसको छापेगा, तो वो भी उठा रहा, तो वो भी तो हल्ला कर रहा, वो जवाबदेह बना रहा ना सरकार को। इसलिए कई बार मैंने जैसे पढ़ा कि कई पार्टियां हो गई तो वो जवाबदेह बना रही अपने तरीके से, पहले से ज़्यादा जवाबदेह बनाने की बात हुई है। MP ज़्यादा अलर्ट हुआ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आया है, ये हुआ एक्टिव, और ज़्यादा वो मीडिया वो फ्रेंडली हुआ है, क्या नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, इससे हुआ है ये फायदा। सर हमने एक जो ट्रांजिशन देखा है आज के टाइम में, वो प्रेशर ग्रुप्स में भी ट्रांजिशन है। मतलब पहले सिविल सोसाइटीज़ वगैरह NGOs या एक्टिविस्ट लोग, अब उनका जो जगह है वो सोशल मीडिया वालों ने ले लिया है, या फिर वो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में है। आपका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जब आपने फेज देखा है, ये ट्रांजिशन देखा, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट सोशल मीडिया ने डाला है इसके ऊपर? और कई बार हम ये टेंडेंसी देखते हैं सोशल मीडिया के साथ कि कुछ समय तक तो हैशटैग्स वगैरह चलते हैं ट्विटर वगैरह में, उसके बाद वो फेड अवे हो जाता है, फिर अभी वो नज़रअंदाज हो जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन के लिए भी लोगों को आज भी सड़क में ही आना पड़ रहा है। तो आप सोशल मीडिया का कैसा इम्पैक्ट है सर, इसके हिसाब से आप बताइए आपके एक्सपीरियंस से। देखो, समय के साथ जैसे नई चीज़ आती है तो वो लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और होता भी है। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था, और जैसे ही चैनल आए तो ये लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, अखबार भी बंद हो जाएंगे जो भी है ना। लेकिन अखबार ना बंद हुए, और चैनलों ने एक बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट लोगों को खबर दी। जो खबर हम कल देते थे प्रिंट मीडिया, उन्हें तुरंत घर पहुंचा दी। अब उसके अलावा मोजो जर्नलिज्म आ गया। मोजो जर्नलिज्म, मोबाइल, जो भी आदमी के हाथ में मोबाइल है वो रिपोर्टर हो गया, है ना। अखबार तो ये चैनल तो ये कर ही रहे, और इवन कि अखबार भी। अब जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का पॉजिटिव भी देखिए ना। ठीक है, कुछ लोग दिन भर कुछ फोटो लाइक करते रहे, वो उसका अलग चीज़ है। पॉजिटिव ये हुआ है कि छोटी सी भी घटना को आप उसमें डालिए, यदि वो अच्छी है तो पूरा समाज उस पर जुटता है। यदि MP यहाँ पे कोई हरकत करता है, ठीक है, वो कर दी, और उसकी खबर लीड भी बन गई, इलाके में बना देगा, क्योंकि उसको पता है क्या मेरा MP से काम पड़ता है, जो भी है। लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि लोग उसके भी खिलाफ लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आपने उस पर भी एक अंकुश लगा दिया, वो भी डरता है। यदि कोई सो जाए और उसकी फ़ोटो डाल देंगे तो उसकी तो सोशल मीडिया ने, पॉजिटिव है सोशल मीडिया का कि उसने उन लोगों पे अंकुश कर दिया है। वो ठीक है, को गलत खबर देते थे, फेक खबर देते थे, तो उसके भी तरीके हैं रोकने के। ये सरकार को, इसको जो भी मीडिया उसे रोके, पर जो पॉजिटिव है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और तुरंत खबरें जाती हैं 1 मिनट में। आप चैनल, आप तो बाहर घूम रहे, माना मैं इसको थोड़ी देख रहा हूँ कि इसको TV हर समय नहीं देख रहा, लेकिन सोशल मीडिया आदमी देखता है अपनी फ़ोटो देखने के लिए। भले अचानक खबर आए कि पार्लियामेंट में ये हो गया उसे, तो उसको जल्दी हो जाए, तो पॉजिटिव है इसका। तो नई चीज़ जो भी हमें, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए और उसकी पॉजिटिव भी देखना चाहिए। तो पॉजिटिव है इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने उसको भी सरकार पे अंकुश लगा रहे हैं MP, तो MP पे कौन अंकुश लगाएगा? सोशल मीडिया ने कर दिया, वो डायरेक्ट आ गया ना, ये पॉजिटिव है इसका। और उससे कुछ नेगेटिव है इसका? नेगेटिव बहुत कुछ है, जो फेक न्यूज़ चलती है उसे दंगे तक हो जाते हैं, है ना। आपने किसी एक धर्म विशेष, किसी भी धर्म के खिलाफ लिख दिया, गलत फोटो, वो फोटोशॉप ही डाल दी, तो वो तो ऐसी तैसी कर देता है ना, दंगे हो जाते हैं, है ना। तो वो तो नेगेटिव है उसका, बिल्कुल। और सर वो ट्रोल कल्चर भी है। हाँ बिल्कुल, ट्रोल, हाँ कई चीज़ें इसमें। सर अगर हम बात, हाँ सर, आपने जैसे बोला कि आजकल न्यू कमर्स को टीवी में आगे भेज रहे हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या हमें क्या ख्याल रखना चाहिए अच्छे रिपोर्टर बनने के लिए पार्लियामेंट के लिए? जी हाँ, देखिए वो भेजा, हमारा ये मानना रहा है कि पार्लियामेंट में हर किसी को, ये नहीं कि सब बुजुर्ग हो गया जब उसका बिल्कुल ही बाल पकने लगे तब भेजे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यंग लोगों को भेजिए, लेकिन पहले उनको एक ट्रेनिंग दो, बेसिक उनको सिखाओ, कम से कम 1 साल उनको उस तरीके की रिपोर्टिंग वर्क करो कि जो आप बिल्कुल उसमें दिखा रहे हैं। आप एक साथ में भेज सकते हैं उसके, है ना। यदि आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं पार्लियामेंट का, आपको कुछ, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहली ये कि प्रिविलेज, यहाँ पर आप जो भी कर लिखेंगे, वैसे तो यहाँ भी प्रेस काउंसिल वगैरह है, लेकिन प्रेस काउंसिल उतना नहीं है, जैसे प्रेस काउंसिल में तो लंबे टाइम लगेंगे वगैरह, यहाँ पे पार्लियामेंट एक अदालत भी आपको ये मना होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट में यदि आप कुछ भी, इसने जो स्पंज कर दिया उसको भी लिख दिया,
तो वो केशव चंद वो मामला हुआ था, यूपी के थे, वो एक केस हुआ था उसमें भी। या किसी ने एक ने वो थे ये रुस्तम जी इसके ब्रिज वाले, उनने कृपलानी के कृपलिनी कुछ ऐसे वर्ड है ना इंग्लिश का, क्या है कृपलानी का कृपलूनी ऐसे है, उसको लुटेरा कुछ कहते हैं, ऐसा लिख दिया था। तो उसको उन्होंने बुलाया था और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप प्रिविलेज का उल्लंघन ना हो। दूसरी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप प्रश्नकाल में जा रहे हैं पहले, तो मैं शुरू से आपको पार्लियामेंट की बता लेता हूँ कैसे, कहाँ से शुरू होती है ये बता देना। इलेक्शन हुए, इलेक्शन तक तो सब लोग इलेक्शन किए, लेकिन जैसे एमपी चुना गया तो यहाँ पे वो दिल्ली आना शुरू होंगे। तो आपको ये देखना है कि एमपी कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो वहाँ से शुरू हो जाएगी आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एमपी किस पार्टी है, कैसे है, कितने जीते, या ये तो आपको होगा। जब आप पार्लियामेंट में उनकी शपथ होंगे, जब वो शपथ लेते तब ही वे विधिवत एमपी बनेंगे। अभी तब तक वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुने प्रतिनिधि है। ठीक, कौन प्रोटेम स्पीकर बनता है, क्या है, कई खबरें बनती हैं। शपथ ले ली, उसके बाद किसको कहाँ सीट मिलेगी, जो बुजुर्ग बड़े नेता है वो कहाँ बैठेगा, ये भी एक खबरें होती हैं। आपको ये भी होना चाहिए कि कौन नेता पहचान के कौन कहाँ बैठ रहा है, ये है ना, हो गया। उसके बाद मंत्री कौन बन रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। कौन स्पीकर बन रहा है, कौन को डिप्टी स्पीकर बना रहे हैं, कौन पार्टियों के लीडर बन रहे हैं, एलओपी बन रहा, इस तरह कई चीज़ें आएंगी। सबसे बड़ी बात मैंने कहा प्रिविलेज हो गया। उसके बाद आपको संसद की कार्यप्रणाली कैसे फंक्शन करता है वो याद रखना पड़ेगा। शुरू होता है प्रश्नकाल से, वैसे राज्यसभा में उन्हें बाद में कर दिया वो, क्योंकि हंगामा होता था। एक आपका सवाल भी था ना इसी में कोई कि इंग्लैंड में था, उसका भी मैं बताऊंगा, या इसी में आ जाएगा। तो शुरू में लोकसभा से की बात करता, पहले होता है प्रश्नकाल। आपको पता होना चाहिए कि कितने सवाल इसमें पूछे जाएंगे। 20 सवाल रखे होते हैं, और जितना टाइम होता है 1 घंटे का, उतना बाकी वो छूट जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और सवाल हैं, तो जितने भी सवाल आपको लिप रिटर्न में आते थे, अब तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिए। उनपे देखिए बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, सारी मिनिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन उसमें वो देती है। और जो मौखिक सवाल मंत्री जवाब देता था, उसमें भी कई खबरें बनती हैं। तो ये तो आपको ये याद रखना कि मुझे वहाँ बैठ के देखना है। दूसरा, कौन मंत्री किस तरीके से बोल रहा है। किसी चीज़ को घुमा देते, कुछ लोग कुछ नहीं बताते थे और लंबा तकड़ा घुमा के ऐसे गोल मोल बना के लगता था बहुत अच्छा बोल गया, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन कुछ होती नहीं थी ना। वो उसको कुछ वो देता था किसको, एमपी को जो सवाल पूछा है सदन को, ये होना चाहिए। उसके नहीं आजकल चलिए, उसके अलावा एमपी नहीं, मिनिस्टर। उसके अलावा इसके बाद बताऊंगा, अब वो मंत्री नहीं है। उसके बाद ये है कि जैसे कितने प्रस्ताव आते हैं, किस तरह के सदन में पेश हो रहे हैं, या जो उसके अलावा वो जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, बजट कैसे बनता है, कमेटियां कितनी हैं, जो 24 कमेटियां हैं, 8 राज्यसभा के पास हैं, 16 लोकसभा, मतलब उनके चेयरमैन ये बनते हैं और वो इसको देखते हैं, उनका स्टाफ वगैरह ये देते हैं। बाकी तो दोनों के मिक्स ही होते हैं। ये सब फंक्शन आपको देखी होगी, उनकी रिपोर्ट आती हैं, उनको पढ़ना होगा, उनके बहुत खबरें होती हैं। अब ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि किसी को चाहिए नहीं। अखबार फिर भी कर रहे हैं, टीवी को नहीं चाहिए। टीवी तो रिएक्शन कर रहा है ना, इसलिए टीवी को आप छोड़ दीजिए, अखबारों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कई उसमें जो सवाल उठाते लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। जैसे आपको ये होगा, कितना अच्छा बोला था, याद है वो उसका लद्दाख वाला, वो चर्चित हो गया ना, एक मतलब इतना बढ़िया बोल गया कि वो हमेशा के लिए। तो इस तरीके से कई पहले बहुत अच्छे लोग होते, सुषमा स्वराज थी, अटल जी थे, है ना। एक आज जब वो खड़े होते थे, चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी ये कहते, जैसे आजकल आप बात कर रहे थे ना एमपी, वो कहते थे कि मुझे ये डर लग रहा है कि यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब जिन्होंने, आप जर्नलिस्ट हैं, आप शुरू से जर्नलिज्म में डेवलप होंगे तो आप बेहतरीन जर्नलिस्ट बनेंगे ना। अचानक ऊपर से आएगा तो नहीं बनेगा। वो एडिटर बन सकता है बैठ के कुछ भी। इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे आपके 2-3 एमपी, वो 2-3 क्या कई हैं ISR वगैरह, वो जो मंत्री बना दिए उन्हें, वो पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे। तो ये हो रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें, पार्लियामेंट की चीज़ें देखनी होगी, फंक्शनिंग होगी, और प्रिविलेज वाला मामला देखना पड़ेगा। जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि कुछ क्लिप्स को काट के कंस्टिट्यूंसी में दिखाते हैं। हाँ। मुझे लगता है इस इंटरव्यू का ये जो युवा तुर्क के ऊपर जो आपने बात की चंद्रशेखर जी के ऊपर, हाँ। उसको काट के मुझे अपने जगह पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बलिया से बिलोंग करता हूँ। हाँ। यहाँ से चंद्रशेखर जी आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने मुझे मतलब एक ज़्यादा कनेक्शन उनसे है। नहीं, मैं जब पार्लियामेंट में हम आए तो 2000 में
तो ऐसे नहीं कि हम लोग इस किताब में इसकी जो भूमिका लिखी है ये इन्होंने लिखी है अपने जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर ने सभापति उसके राज्यसभा के, है ना, तो उन्होंने इसमें कुछ देखा तभी लिखा। मेरा ये कहना था कि आपको शुरू से एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना, घंटों बैठना पड़ेगा। अब एक तो पार्लियामेंट ही नहीं चल रही, बैठे आदमी कहाँ से, ये भी है ना सवाल। लेकिन जब भी चलती है, ऐसा नहीं कि हमेशा, इस बात तो ठीक चली है, बैठना पड़ेगा। आप नए हैं तो आपको जाइए, बैठिए, कुछ भी है, प्रश्नकाल है उसका भी महत्व है, 0 आवर है उसका भी है, 370 में उठाते हैं उसका भी है। उसके अलावा कई डिबेट होती है, आपको ये याद होगा कि कई बार रूल पे आ जाती है, सरकार कहती है इस रूल पे बात करेंगे और वो विपक्ष कहता है इस पे। क्यों करते हो लोकसभा राज्यसभा में? इसलिए करते हैं कि एक रूल में तो उसमें सदन में मतदान का प्रस्ताव है, मतलब होना है, और एक में नहीं होना है, तो सरकार चाहती डिबेट हो और घर चले जाए। वो चाहते हैं कि इसमें मतदान हो, विपक्ष। मतदान में क्या होता है, कोई सरकार तो गिरेगी नहीं, लेकिन यदि उनके कम हो गए, बाय द वे, अब तो खैर बहुत ही गैप हो गया, लेकिन बाय द वे, या उनके लोग घर चले जाते हैं, कहीं आते नहीं है, तो सरकार की किरकिरी होती है ना, इसलिए वो ये करते हैं। तो ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपको पहचानना पड़ेगा ये नीचे जो कौन बोल रहा है, होते उनके नाम भी आते हैं। तो जहाँ वहाँ संसद की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनका एक टीवी लगा होता है, जैसे जर्नलिस्टों का जो होते, टीवी के ऊपर नाम आ जाता है, तो आपको वहाँ दौड़, आपकी सीट यहाँ हो या जहीं भी, वो शुरू में वहाँ बैठिए कि कौन बोला, उसका नाम आपको, कॉन्स्टिट्यूंसी सब आएगा, तो 2-3 बार में आपको फेस याद हो जाएगा। तो बाहर जब आप आएंगे तो ये हो जाएगा। हर मिनिस्टर का आपको याद होना चाहिए, ये मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री को ये देखता है। इसके अलावा पीएम के पास भी कुछ मिनिस्ट्री होती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और शायद नरसिंह राव 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रश्नकाल में दखल किया, बाकी किसी ने प्रश्नकाल में जवाब नहीं देते। उनके जो दूसरे मंत्री होते हैं उनके मिनिस्ट्री में, जैसे इनके साथ है ना जितेंद्र सिंह वगैरह, वो जवाब देते हैं, पीएमओ में जो मिनिस्टर वो देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेगा जब आप बैठ जाएंगे, सीनियर जर्नलिस्ट से मिलेंगे, या कोई बुजुर्ग एमपी हैं जो ठीक ठाक है, हम हुड़दंगबाज नहीं, उससे आपको समझना पड़ेगा, तो वो आपको बताएगा, तब आपको बेहतरीन रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, टीआरपी के लिए आप कोई बाइट दे दें, लेकिन आप इंडिच अंदर से अपने को महसूस करेंगे कि हाँ मुझे नॉलेज हो। सर ऐसे जब न्यू जर्नलिस्ट है, जब पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग शुरू करते हो तो सर बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर सर इसके अलावा जैसे आप स्टार्टिंग में फिर जैसे कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं इसमें पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में, जैसे कोई बिल आया तो उसके बारे में आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नॉलेज होगी, तभी आप लिख पाओगे उसके बारे में। जैसे ऐसा है कि सबसे जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं, बिल कैसे आता है, बिल पहले एक मिनिस्ट्री तय करेगी नहीं, माना बच्चों को लेके कोई मिनिस्ट्री, एक बिल आ रहा है कि बच्चों पे कुछ, तो कौन मिनिस्ट्री करेगी उसको? बाल महिला विकास मंत्रालय कुछ है ना, वो वाला वो करेगी। अब वहाँ पे जब बिल बनता है पहले, तो वो क्या होता है, मिनिस्ट्री भी लोगों को पूछते हैं, अब तो वो ऑनलाइन भी करते हैं, या वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट को बता देंगे इस तरीके का बिल आ रहा है। बिल जाएगा कैबिनेट, ये लंबा प्रोसेस है, सीधे पार्लियामेंट में तो नहीं आएगा ना। तो जब कैबिनेट तक गया, कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा, तब वो पार्लियामेंट में आएगा। तो उसका जो लंबा प्रोसेस है पहले का, तब तक का बिल की बहुत चीज़ें आपको आ जाती है। उसमें पीआईओ होते हैं, जैसे पीआईबी में ऑफिसर्स, उनसे आप मिलेंगे, यदि आपकी बीट है, वो भी जाहिर है आपकी बीट है तो आप ही को तभी पूछा जाएगा आप ये बिल देख रहे हैं। अदरवाइज जो मिनिस्ट्री जिसको देखता है वो देखेगा। सपोज आप यही देख रहे हैं, तो आपकी वो जो आईओ से दोस्ती हो जाएगी, वो आपको ब्रीफ करता रहेगा कि ये हो रहा। वो खुद भी चाहते हैं पब्लिसिटी, ऑनलाइन भी देते हैं कि सुझाव दो। कैबिनेट होगा जिस दिन जो कैबिनेट कर रहा है, वो तो इतना ही बता देगा कि भाई ये हमने अप्रूव कर दिया। पहले से आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके जो कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें विवाद हो सकता है, कुछ हो, तो उसको ध्यान में रखना होगा। या किसी जो एमपी है दूसरी पार्टी का, उसको पूछो कि ये कैसे हो सकता है, आपकी पार्टी क्या सोच रही इसमें, इस तरीके से। उसके बाद जब पार्लियामेंट में आ रहा हो, तो जो संसदीय कार्य मंत्री होते थे, हम उनसे मिलते थे। अब के नहीं मिलते, बहुत कम मिलते, मतलब अब दुनिया बदल गई। पहले वो हर दिन शाम को करीब 3-4 बजे जर्नलिस्टों से मिलते थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो उस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, या वैसे भी और भी बैठ जाते हैं। हम एक अखबार के 2-2 लोग बैठ जाते थे 3-3। उनको हम पूछते थे कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे मैं सपोज मेरा अमर उजाला है, तो मैं यूपी से रिलेटेड कोई भी लोगों को देखूँगा,
कोई मद्रास का है वो वहाँ का पूछेगा, मराठा पंजाब का पंजाब। तो उस तरीके क्रॉस क्वेश्चन के बहुत वो बता देते थे कि हम ये कर रहे हैं यार, लेकिन ये बिल पास नहीं होगा। मंत्री बता देता है कि यार विपक्ष ये कर रहा, फिर सर क्या करोगे, देखते हैं ज़बरदस्ती करा देंगे, उस दिन कर देंगे, या फिर कह देंगे हम कमेटी भेज देंगे। इस तरीके को बता देते हैं, एक हिंट दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से जानकारी मिल जाएगी। सर लिखकर कोई आर्टिकल लिखते टाइम किसी एमपी या एमएलए को क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिर हमारे ऊपर? देखिए, हमने तो ऐसी जर्नलिज्म की कि हमने सबका ईश्वर की कृपा से ये कहे कि हम ऐसे अखबारों में रहे, एक आध को छोड़ के, जहाँ हमने खूब जनसत्ता खूब लिखा, ट्रिब्यून खूब कुछ नहीं, सहारा ने बहुत अच्छा किया, अमर उजाला ने भी कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन क्रिटिसाइज का ऐसा नहीं होता, वो ज़्यादा होगा नहीं छापेगा आपका खबर, ज़्यादा नहीं छापेगा। तो क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं ना। आप मंत्री की क्रिटिसाइज तोड़ के आप तो इशू पे कर रहे हैं ना। मंत्री, एक चीज़ याद रखना हमेशा, आप जर्नलिज्म करेंगे तो व्यक्ति का कभी भी वो मत करना, व्यक्तिवादी रिपोर्टिंग मत करना कि ये आपको कहें ना कि यार वो आदमी वहाँ है और वो ऐसे करता है, वो नहीं। आप इशू पे बात करो भाई कि फला मंत्री इस इशू पे ये गलत डिसीजन है जिससे बड़ा समाज प्रभावित हो रहा है, उसकी खबर करनी है आपको। व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो हम नहीं करते, बोलो आप किसी और से करा लो, ये नहीं। व्यक्तिवादी में होके क्या होता है, उसमें कई तरह के आरोप लगते हैं। तो व्यक्तिवादी पे, और यदि आप इशू पे लिखेंगे कि भाई इशू नाराज हो जाए, बोलो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो जनता नाराज है ना। जैसे कृषि बिल था, तो आप कृषि बिल में यदि मोदी की आलोचना कोई कि मोदी ने गलत किया तो एक व्यक्ति हो गया। लेकिन आप इशू बेस करेंगे कि भाई ये कृषि बिल में ये अच्छा है ये बुरा है, तो फिर आपको कौन निंदा करेगा भाई, है ना। तो व्यक्तिवादियों से आप बचिएगा कभी भी रिपोर्टिंग। जी सर, अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग को बाय वर्ड ना जाया जाए, हाँ। अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि जैसे कि वो एक डेमोक्रेसी की चार टायर्स हैं इंडिया में, एक पार्लियामेंट हो गया, फिर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, फिर म्यूनसिपैलिटी और वो हो गया, फिर पंचायत हो गया। तो मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर अगर पार्लियामेंट्री बीट में आप मुझे ये समझाइए कि क्या इसका रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है कि हम पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें, या ये चारों स्तंभों को रिपोर्ट करना जरूरी होता है, जैसे कि पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अथॉरिटी हो उसका हो गया। तो इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे लोकल मुद्दा काफ़ी ज़्यादा आता है, और डेवलपमेंट एक गोल होना चाहिए जर्नलिज्म का। तो देखो, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का मतलब सिर्फ संसद नहीं हो, पार्लियामेंट से लग रहा है कि पार्लियामेंट कर लिया, नहीं। जो भी विधानसभा की रिपोर्टिंग हो रही है या विधानसभा, वो भी पार्लियामेंट्री है। ये जो नगर निगम या जो है वो थोड़ा पार्लियामेंट्री उसमें नहीं, वो स्थानीय निकाय आ जाता है, लेकिन आपको उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। पार्लियामेंट तो ठीक है, लेकिन एमसीडी कैसे काम करती है फंक्शनिंग, जैसे मुझे पता था कि भाई कैसे काम करती है, लेकिन कई लोग तो सीधे पार्लियामेंट में आए ना, उनको विधानसभा देखी तो वो ना कहीं उनसे चूक रहती क्या मैंने वो कैसा होता होगा, है ना, ये होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप वैसे भी कभी भी आप न करें उस बीट को, लेकिन एमसीडी में जब यहाँ हो तो आप जाइए। काउंसलर है, बोला मैं एक दिन आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसे वहाँ स्टैंडिंग कमेटी काम करती है, कैसे वहाँ सदन की बैठक होती है, कैसी छोटी छोटी कमेटीज़ की मीटिंग होती है, उसमें अलग तरीके फंक्शन आएगा, मज़ा अलग अलग है। विधानसभा इसका मिलता जुलता ही है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना। तो रिपोर्टर को तो नॉलेज के लिए, यदि आप एक जर्नलिस्ट के तरीके इनरिच बनना चाहते हैं अपने को भी, हर चीज़ ये जरूरी नहीं कि खबर न लिखे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना एक हिस्ट्री। अब ये आपके यहाँ आएगी, गोविंद जी को आप बोल दीजिए, वो खुद ही कह रहे थे कोरोना हो गया, मेरे पास ही खुद एक कॉपी नहीं, तो खुद आऊँगा मैं एक दिन, एक आध ला के उनके दूंगा। तो हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, ये तो है। और एक चीज़ और बता दूं, आप जो जर्नलिस्टों को एक गलतफहमी होती है कि चौथा खंबा है जर्नलिस्ट, वो कोई नहीं है। एडमंड डर्क उनका नाम था, वो थे इंग्लिश, मतलब ब्रिटेन में अंग्रेज थे, उन्होंने जर्नलिस्टों ने पहली बार इसका शब्द का प्रयोग किया था। ये 18वीं शताब्दी की बात है, चूँकि हम उनके ब्रिटिशर्स के वो थे क्या, कॉमनवेल्थ जो है, मतलब उनके कॉलोनीज थे, तो हमने भी वो अडॉप्ट कर दिया। वैसे मुख्यतः 3 ही हैं, ठीक है, हम जबरदस्ती लिख दें तो लिख तो कोई बात नहीं, लेकिन तौर पर कोई आपको वो नहीं है। दूसरी, आप जो आपका सवाल का इसमें भी जवाब ऐड हो गया, जब आप पार्लियामेंट जाते हैं तो आप सदन का हिस्सा नहीं हैं, वो आपको आमंत्रित करते हैं, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर हैं आप वहाँ,
आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे जाते हैं, इसलिए सदन के किसी भी आप ऊपर बैठे होते हैं, आप उसके पार्ट नहीं होते, आप हंसमुख नहीं सकते। अब वो ठीक है, कभी हम भी ऐसे कर देते हैं, वो अलग बात है, कभी किसी ने नमस्ते यूँ कर दिया MP या दोस्त, अब क्या करें, करना पड़ता है। लेकिन ना आप उनके कहने में हंस सकते, वो तो हंसतेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों में वहाँ के जो जर्नलिस्ट हम जाते हैं भागीदार होते हैं, जब राष्ट्रगान गाया जाता है या राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन, क्योंकि हम उनको सम्मान देते हैं इसलिए। लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है नेता की, सदन खड़ा होता है, जर्नलिस्ट खड़े नहीं होते, क्योंकि हम सदन का हिस्सा नहीं हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि हम सदन का हिस्सा नहीं है, हमको एक अतिथि के तौर पे, ऑब्जर्वर के तौर पे, या जो भी कहिए, वो बुलाया जाता है। हमारी भूमिका लिमिटेड है, तो हमको वो देना है कि उसमें जो जर्नलिज्म में से क्या है, तो सूचना देना, शिक्षित करना, ईमानदारी, पारदर्शिता, जो भी शब्द हैं, ये सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छे हैं, और मैं वही बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल में TRP है, याद रखना, ठीक है। तो सैद्धांतिक तौर पे यही चीज़ें होती हैं, लेकिन सदन का आप हिस्सा नहीं है, ये आपको भी याद रखना होगा जी। और इसको शॉर्ट करते हैं 1 घंटा। सर, हाँ। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, कोई सर इंसिडेंट? कहानी। हाँ, बहुत अच्छे किस्से भी होते हैं। देखिए, आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो आपको बेझिझक और दबंगई से रखना। दबंगी का मतलब उदंडता नहीं है, दबंग का मतलब आप ये है कि झुके नहीं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। शुरू में पार्लियामेंट का दूसरा सत्र में जा रहा था, बजट सत्र था। उन दिनों बहुत अजीब हवा जैसे होता था, बजट लीक हो जाएगा है ना। तो हालांकि अटल जी ने वो शाम को 5 बजे के बाद सुबह 11 बजे कर दिया था, है ना। और वो भी 28 को था, इन्होंने तो और अच्छा भी कर दिया, ये तो ठीक है। मैंने पास बनाया, मैं चले गया, तो लेट हो गया। तो लेट क्या मतलब, ठीक है, 11 बजे लोग पहुंच जाते, मैं भी चले गया। तो वो सब गेट बंद कर देते, एक आँख खोलते। मैं गया, एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे, वो जो गार्ड होते हैं उनके, वॉच एंड वार्ड कहते हैं, तब तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस कहते हैं, ठीक है। अदिति आवाज़ आ रही, तो उसमें हम गए। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा अरे गेट नंबर, उनको नए आदमी को कैसे पता चले जैसे आप कहें। तो उसे कुछ बताया होगा, मैंने कहा कौन सा। तो वो कहने लगा कि हिंदी में बताऊं या अंग्रेजी में। अरे यार, मैंने कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसी बात करते हैं क्या। तो वो और उल्टा सीधा बोल दिया, तो बात बढ़ गई। मैंने कह दिया कि हाँ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तब तो तुम कुछ नहीं कर पाया, रहा मुझे कर मैं वो हूँ आतंक, ऐसे कुछ हुआ, बात बढ़ गई। उसे मेरा पास छीन लिया, कुछ नहीं किया मैंने। आप लोग कुछ झगड़ा नहीं करना। मैं ऑफिस आया, मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया गांधी, अटल जी, होम मिनिस्टर, करीब 15 कॉपियाँ बनाई टाइप, और सबको मेल कर दी और भेज दी उनके यहाँ। उसके बाद आराम से बैठ गया। मैं तो वैसे रिपोर्टिंग में, तो मैंने कहा ना, बीट मेरे पास थी नहीं, मैं तो अपने जा रहा था, मुझे भेजा जा रहा था कि आप सीखो। अगले 10-15 नहीं 4-5 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका एक वो आया है, आपको यहाँ आइए, सुनवाई होनी है, कब आएंगे आप। तो मैंने जानबूझ के 4-5 दिन का टाइम दे दिया। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं, बोला नहीं, आप आइए गेट में, आपका सब होगा। मैं चले गया। एक एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं गया तो वो सज्जन एक मोटी फाइल लेके वहाँ बैठे थे। तो मैंने नाम लिया, तो नाम नहीं आ गया था मेरा। मैं चले गया तो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, वो दिल्ली में, ये समझ लो कि शायद डिप्टी कमिश्नर रैंक के ऑफिसर रहे होंगे, अब तो एडिशनल कमिश्नर होंगे। मैं उनके गया तो वो हमारे कई दोस्तों को क्राइम रिपोर्टिंग के जानते थे, दिल्ली के ऑफिसर थे वो, सर्विस थे। बोला क्या हुआ, मैंने उसे एक लाइन सच बोल दी। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, बैठे। फिर आधे घंटे बाद मीटिंग हुई, सब आ गए, मैं जल्दी चले गया था। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा इसने ये बोला है। मैंने कहा हाँ, मैंने बिल्कुल बोला। तो मैंने कहा मैं आपके साथ आधे घंटे से बैठा हूँ, मैंने आपके लिए कहा कि नहीं। तो मैंने कहा इन्होंने मुझे ये कहा, इसलिए कहा। तो वो कहने लगे नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई है। उस दिन जो ये कह रहे थे, मेरा छोटा भाई ये है वो है। मैंने कहा देखिए, मैं किसी की ना नौकरी खाना चाहता हूँ, ना कोई एक्शन। मैं तो इनको ये कोई बताना चाहता है कि आप जर्नलिस्ट की इज्जत कीजिए, नए आदमी तो उसको रास्ता बताइए। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और स्वीकार किया। तो मेरा ये कहने का है कि यदि आप सही हैं तो झुकिए मत। दूसरा, सवालों पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, सवाल जरूर पूछिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सवाल पूछना होगा। जैसे एक सवाल हर बार रेलवे में मेरा ये होता था, चाहे लालू रहा, चाहे ममता रही, या और भी नीतीश कुमार, जो भी, कि एक ही सवाल आमतौर पे कि कश्मीर में
तो बम फोड़े तो आपने वहाँ रेल पहुँचा दी। हिमाचल, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी हिमालय के इलाके हैं उनमें आप कब रेल ले जाओगे? दबंगे से पूछा तो मेरा सवाल तो बढ़िया था। तो आप सवाल जरूर पूछिएगा इस तरीके से। बाकी अनुभव तो बहुत हैं, जैसे सेंट्रल हॉल में जाते थे, ओबामा आए थे, उनको कवर किया। उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री ये क्या नाम इनका, मोदी पहली बार आए थे, है ना, कैसे वो रोने लगे, सिर रख के, वो याद है ना फोटो, वो सब मैंने देखा। उसके बाद बहुत चीखे, मतलब बहुत सी घटनाएं वहाँ की इस तरीके से तो याद हैं। या एक और जो पुराने लोग थे, जैसे मैंने कहा चंद्रशेखर जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, अटल जी थे, और बहुत कई नेता थे। जब वो बोलते थे ना सब साइलेंट हो जाते और बहुत कम बोलते थे। चंद्रशेखर जी जब एक बार लालू की ही कुछ लोग, वो बिहार के थे, भूषण क्या नाम था, एक नाम बोला जो भी था, उनको लालू के 2 लोग थे, उनको पीटने उठने की तरफ चले गए थे, तो चंद्रशेखर जी उठे थे और सब साइलेंट हो गए। ये लोग कम भी बोलते थे एक लाइन, और वो जब बोलते थे तो सुनते थे उनको लोग, क्योंकि उन्हें अपनी इस तरीके से बोला ना, हर चीज़ में नहीं बोलते। कुछ लोग ये होते हैं वो हर चीज़ में बोलने लग जाते हैं, हर चीज़ में बोलना है उनको। कोई भी मुद्दा आया, जैसे कुछ पार्टियां हैं उनके वही मालिक भी है जो कहो या अध्यक्ष भी है, हर चीज़ में बोलेंगे क्योंकि उनका चेहरा दिखा, दूसरों को मौका नहीं देते वो नए लोगों को। तो ये चीज़ें हैं बहुत। तो लेकिन पार्लियामेंट में एक चीज़ और समझी मैंने कि पार्लियामेंट को एक चीज़ जरूर याद रखना कि भारत इसमें भी है वो कि गांधी डेमोक्रेसी का जो है, वैसे शुरू से मैं बताता हूँ कि जो वेदों में भी समिति और सभाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो कभी भी ये मत करिए कि हमें ब्रिटिशर्स ने ये दी, ये हमारी अपनी थी, ये हमारे स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारी परंपरा से निकले हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने भी गंदे नहीं थे। गांधी इसलिए हुए हमेशा गांधी क्योंकि सामने एक सभ्य कौम थी। यदि गांधी से पहले के मुगल काल होता तो गांधी नहीं होते, कभी गुरु तेग बहादुर जैसे उनका भी हो जाता साथ। सभ्य कौम थी। भारत में उस दौर के रजवाड़ों से या मुगल पीरियड था, उसके बाद जो डेमोक्रेसी आई वो अंग्रेजों की देन थी। वह एक रास्ता उन्होंने बनाया। अंग्रेजों ने जो तो भव्य बिल्डिंगें बनाई, आजकल तो अब तो खैर वो आ गया, बहुत ज़्यादा सूचना तंत्र है, RTI कई चीज़ें हैं, उससे तो थोड़ा कम हो रहा। पहले की तो बिल्डिंगें ढह जाती है ना। इंडियन आर्मी नहीं रहेगी देश की, ये उनके पैटर्न उनका ही था। डेमोक्रेसी थी, बिल्डिंग थी, रेलवे था, कई चीज़ें। और एक सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में जो आप दूसरे को बोल रहे, अब थोड़ा ये कम हो गया है, वो सब इनकी देन थी। उनसे इन लोगों ने सीखा। जो नेहरू पीरियड, नेहरू का आप 10 निंदा कीजिए, लेकिन नेहरू की जो डेमोक्रेसी का जो आया था, दूसरे की भी सुनना, वो अभी तक चल रहा था कुछ सालों तक। अब आप दूसरे की निंदा नहीं कर सकते, ये इसमें नेगेटिव हो गया है। मुझे यह याद है कि कई दोस्त हमने खबरें लिखी उनके खिलाफ। मैं एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। मैं रघुवंश प्रसाद सिंह जो विकास मंत्रालय था उनके पास आया। उन्होंने बिहार में कुछ सड़कों का काम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय से NHPC, NTPC इनको भी दे दिया। तो मैंने देखा ये कैसे कि इसको तो PWD बनाती थी जो, लेकिन ये क्यों कर रही है। तो यार मैंने कहा कुछ तो खबर होनी चाहिए। तो उन दिनों राबड़ी की सरकार थी वहाँ पे, शायद राबड़ी या पहले, हाँ राबड़ी थी। तो मैंने एक एंकर लगा दी, एंकर खबर लगी कि रघुवंश बाबू को अब पता चला कि कैसी चलती है राबड़ी सरकार। ऐसी उन्हें हेडिंग लगा। एंगल यही था कि भाई बिहार में इसका मतलब इनकी सरकार काम नहीं कर रही, इनकी पार्टी की, तो इनको दूसरी एजेंसी को देना पड़ा काम। अब देखो कितने डेमोक्रेटिक लोग थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, मैं बाद में गया तो मैंने कहा नमस्कार भाई, बड़े हैं, विद्वान हैं, है ना। गया, मैंने कहा मैं हरीश लखेड़ा हूँ। अच्छा आप ही हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे, आप ही ने लिखा। और बोला हाँ 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 हाँ, हंसने लगे। और फिर इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि कैबिनेट के बाद हम जाते थे। खूब डेथ हुई जब उनसे पहले वो पार्लियामेंट में आए थे, दिन खूब नंबर है मेरे पास, है ना। मतलब ऐसे लोग बहुत कम है ना। अब आप एक लाइन लिख दें, अब बोलना ठीक है। तो इस तरीके से ये जर्नलिज्म बदल रही है। लेकिन अब समय के साथ आपको भी बदलना होगा।
ये सैद्धांतिक चीज़ें थी। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, ये उसी समय पे आपको समय काल जो होता है, काल हो गया, पात्र हो गया, वो सब देख के ही आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। ये मेरा कहना है। ये तो सैद्धांतिक और आपको लिखने के लिए ठीक है, एग्जाम में आपको नंबर देंगे ये चीज़ें। प्रैक्टिकल में दूसरी चीज़ें, जो जर्नलिज्म आप सीख रहे हैं वो जर्नलिज्म वास्तव में नहीं है। जर्नलिज्म बाहर जाके कुछ और है, वो प्रैक्टिकल से आएगी। जैसे आप कार चलाएंगे तो दिखा दूंगा मैं ऐसे चलाना, ये करना, कार तभी चलेगी जब आप प्रैक्टिकल तैरना है। हाँ, पानी में उतर के। ये था जर्नलिज्म। ठीक है, मुझे लगता है कि एंड की ओर चलना चाहिए। तो सर मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर जो अभी स्टूडेंट अगर एम करता है कि मुझे फ्यूचर में जाके पार्लियामेंट्री बीट में रिपोर्टिंग करनी है, तो उसको अभी के हिसाब से, जब उसके भी कोर्स चालू है, अभी के हिसाब से उसको किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? और मैं आपके बुक के बारे में भी जानना चाहूँगा कि वो किस तरीके से विद्यार्थी को हेल्प कर सकता है कि इस बीट में जाने के लिए। साथ ही सर जोड़ना चाहूँगा, और साथ ही अगर कोई बुक्स का रिकमेंडेशन आप देना चाहें कि ये सारी बुक्स पढ़ोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, तो कौन सी किसी क्या पार्लियामेंट्री, उसकी मैं बात करूँगा ना, कि सबसे पहले तो यदि आपको पार्लियामेंट क्यों करना है, तो जितना आपके टाइम है, ये नहीं कि आप घर में बैठ जाए क्लास ना जाए, वो नहीं बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट से जुड़ी खबरें ज़रूर पढ़ें। दूसरा, टाइम लगे तो ये देखिए कि कोई नेता कैसे बोल रहा है, क्वेश्चन आवर जरूर देखें कि कैसे, जो भी चीज़ें मैंने कि क्वेश्चन आवर कैसे कर रहे हैं, या इनके पार्लियामेंट की अपनी एक वो है इनकी वेबसाइट, उसमें आप देखिए कैसे पार्लियामेंट फंक्शन करती है, सब है उसमें। आप उसको ब्रेन में आपका बैठ जाएगा कि इनकी इतनी समितियां होती हैं, इसकी जो मतलब कौन सी कमेटी क्या काम करती है, या इसमें हम संकल्प क्या आते हैं, विधेयक कैसे आते हैं, बजट कैसे बनता है, इन चीज़ों को आप बेसिक नॉलेज करेंगे। पार्लियामेंट क्या है, या वहाँ पे जो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कई मूर्तियाँ लगी हैं, स्टैचू, अब वो कैसे लगती हैं, हर कोई तो लगा ही नहीं देता, या हर किसी की क्यों नहीं लगती, या सेंट्रल हॉल में कई बड़े वो जो पोर्ट्रेट लगे हैं वो भी हैं, तो उनकी एक कमेटी होती है। इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ये सब वेबसाइट में मिलेंगी। जहाँ तक इस किताब की बात है, वह ये कि पार्लियामेंट में मेरी एक आदत थी, जब मैं जर्नलिज्म बाहर आते ना एडजॉर्न हो गया, तो जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनके बाद बैठ जाता था, उनको सुनाता था किस्सा। तो जैसे एक बंगाली वो जर्नलिस्ट थे, बहुत सीनियर बुजुर्ग, करीब उन्होंने नेहरू जी को भी देखा था, किताब लिखते हुए उनकी एक्चुअली डेथ हो गई थी। उन्होंने एक चीज़ कही थी, अब ये बताओ कि आपको पार्लियामेंट में जो खंबे देखे ना, वो कितने होंगे, कभी सोचा नहीं है ना? बहुत से जर्नलिस्ट जो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, वो है 144। ठीक है, अब इसमें 144 मैंने लिखा नहीं है, इसका नाम है संसदीय पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र यात्रा के साक्षी 144 स्तंभ। अब क्या उन्होंने कहा कि धारा 144 भी है ना, धारा से 144 अब क्यों है? अब उनका ये तर्क था, सत्य क्या है तो वो जाने, लेकिन वो थे बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब देखते देखते हो जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि ये आप जो ये सामने देख रहे हैं ना, नीचे जो पार्लियामेंट का जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती बड़ा के, बोले यहाँ पे कभी डीटीसी आती थी कुछ सालों तक, लोग डीटीसी में बैठ के आते थे, अब तो इनको कारें वगैरह मिल गई, पैसे, ठीक है, तो वहाँ तक आती थी डीटीसी। अब उतरते तो लोग, कोई भी आम आदमी वहाँ तक आ जाता था। भाई जब से आतंकवाद बढ़ा तब से वो अदरवाइज तो आते थे लोग। उनका ये कहना था कि कुछ बाद ये हुआ कि जब लोग आने लगे तो इन्होंने यहाँ एक बाउंड्री कर दी, और धारा 144 मतलब 144 खंबे हैं, इनके नज़दीक मत आओ, जब अनाउंस कर दिया जाएगा धारा 144 उसके नज़दीक ना आए, तो ये 144 हैं, तो इसके नज़दीक ना आए, जब लोगों का मत आओ, तो उस तरीके से उस धारा में ये जोड़ा, उनका ये कहना था। तो इस तरह कई चीज़ें रोचक को बताते थे। तो इस किताब में ये है कि मेरे पास इस तरह की बहुत चीज़ें आई थी संग्रह में, मैंने कहा कैसे करूँ। चलिए एक चीज़ और इसी से जुड़े उसको भी मैं बता देता हूँ कि आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि यार ये एमपी जो है ना बहुत कम पढ़ा लिखा है, और आईएएस तो बहुत पढ़ा लिखा है। आमतौर पर लोगों में सुनता है कि भाई ये आईएएस तो यार ये क्या बेचता है क्या है। तो मैं प्रणब मुखर्जी उनके साथ गया था मसूरी में, जो आईएएस अकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, 2 जर्नलिस्ट थे, मैं भी था। उन्होंने जो नए जर्नलिस्ट वो थे आईएएस जो ट्रेनी थे, उनसे एक चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि मैं 80 में वित्त मंत्री बन गया था, कम एज में, छोटे थे ना कम एज में,
और मेरे जो सेक्रेटरी थे कोई सुब्रमण्यम थे, साउथ के लोग ऐसे ब्रिलियंट। मैंने एक दिन उनका बायोडेट लिखा तो देखा कि यार ये तो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, पता नहीं कहाँ से डिग्री ले की, 4 फर्स्ट क्लास। और बोला मेरे सामने तो कुछ नहीं था। तो एक दिन मैंने उनको पूछ लिया कि मिस्टर सेक्रेटरी इसमें है उसका लिंक। उन्होंने कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी ये बताओ कि आप तो मुझसे हर मामले में आगे हैं, आपका पढ़ाई लिखा उम्र में बड़े हैं, जब मैं आपको ऑर्डर देता हूँ आपको कैसा लगता है? अब वो आईएएस को बता रहे हैं। प्रणव ने कहा कि उसने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मिस्टर मिनिस्टर जब आप ऑर्डर देते हैं तो मैं आपको नहीं देखता, मैं आपकी चेयर के पीछे उन लाखों करोड़ों लोगों को देखता हूं जिन्होंने चुनको हमको यहां भेजा। इसलिए कभी भी आप सरलीकरण मत करना। जैसे आप लोग सुनते हैं कि हर पत्रकार को दारोबाज होता है ना, लेकिन एक मैं सामने बैठा हूं और भी होंगे, आप भी होंगे, मुझे नहीं पता, या बुरा नहीं है वो पीजिए, मैं वो नहीं मना नहीं कर रहा। जब तक आप समाज को बुरा नहीं कर रहे तब तक आप पीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। या हर वो नेता फ्रॉड होता है, दलाल होता है या करप्ट नहीं। बहुत ऐसे नेता हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं। यशवंत सिंह जो मिनिस्टर थे, है ना, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, जो है ना, जसवंत सिंह नानी, जसवंत सिंह की बात करूँ, जसवंत सिंह बीजेपी के जो राजस्थान के थे, उनका आज से 15-20 साल पहले की बात कह रहे हैं कि उनका जो अखबारों का बिल आता था वो 15-20 हज़ार रुपये का आता था। 15-20 साल पहले की बात करो, आप कितना होगा। इतनी मैगजीन पढ़ते थे। बहुत लोगों को मैं जानता था जो इतना पढ़ते थे, लिखते थे, नॉलेज, खुद प्रणब मुखर्जी। तो किसी को भी हम नेताओं को ये ना कहें कि वो उसको लोगों ने चुन के भेजा। हाँ ठीक है कि उनमें कुछ वैसे भी आ गए, कैसे बाहुबली आ गए, अपराधी आ गए, धंधा करने के लिए आ गए, वो तो जर्नलिज्म में भी आ गए, वो तो हर प्रोफेशन में आ गए ना, टीचिंग में आ गए, हर जगह आ गए। तो नेताओं में भी कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, जर्नलिस्टों में बहुत लोग काम कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन से। और एक और बड़ी बात हुई है कि अब जब से लड़कियां ज़्यादा आई हैं ना, उसे जर्नलिज्म एक बदल गई। जर्नलिज्म में हुआ क्या कि पहले के जर्नलिस्ट बहुत टाइम बर्बाद करते थे नेताओं के यहाँ बैठ के। एक आदमी है, उसको कांग्रेस मिल गई तो कांग्रेस में जमायत झगड़ा करता था कि मेरी बीट मत बदलो, है ना। अब क्या हुआ कि जब लड़कियां आ गई तो लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं होगा, किसी यहाँ बैठे ना, उससे क्या, उसने टू द पॉइंट बात की, खबर के निकल गई। जब वो निकल गई तो दूसरे जर्नलिस्ट सोचते मैं क्यों बैठूं यार, मैं भी तो खबर करूं। तो वो जो बैठने की परंपरा थी एक तो ध्वस्त हो गई। नहीं तो नेताओं में एक गैंग टाइप बना लेते थे कि ये मेरा आदमी, ये आदमी। तो ये भी परिवर्तन हुआ है, तो ये अच्छा भी हुआ। आपके जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है कि वो टीआरपी करें, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नई चीज़ें जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, मतलब वो फ्रेंडली हैं और पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम पे ज़्यादा करना चाहते हैं। इससे नए लोग भी आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन नए लोग आ रहे हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी ना। मैं ये कह रहा था, नए लोगों का मैं नहीं कह रहा नए लोग नहीं आने चाहिए, नए लोग आए पर तैयारी ज़रूर कर लें, है ना। तो ये था। तो इस किताब में मैंने ये सब जो मेरे वो थे क्या, जो चीज़ें चली जाती, जो प्रणब मुखर्जी कह गए, वो मैंने इसमें लिखा है कहीं, तो वो आगे की पीढ़ी के काम आएगी, है ना। या 144 वाला एक चीज़ है। तो इसमें ये है कि इसमें एक भूमिका, तो जैसे मैंने पहले मैं बता देता हूँ इसमें मैंने कितने इसके चैप्टर हैं। एक तो संसद एक दृष्टि, उसमें पूरी संसद कैसे है कि लोकसभा, संसद सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति भी होता है ना, आपको मानो तीनों। आमतौर में लोकसभा राज्यसभा संसद होती नहीं, राष्ट्रपति भी उसका एक अंग है। उतनी पावर राष्ट्रपति को बिल को रिजेक्ट करने का आपको है, ठीक है, दोबारा भेजो तो करना पड़ता है। बस एक बार है संसदीय पत्रकारिता और चुनौतियाँ, उसके बाद नई चीज़ में कैसे आ गए, इसमें पूरा है। कैसे चलती है संसद की कार्यवाही, इसमें पूरा है कि जब चुन के आते हैं लोग तब से लेके सत्र अगला भंग होती है तब तक का पूरा कैसे कैसे होगा, क्या होगा, कितनी कमेटियाँ, क्या सब कुछ इसमें दिया गया है। और यहाँ है संसद के समाचार। संसद के समाचार सिर्फ 2 सदनों में नहीं है, उसके बाहर भी है। और ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया पे दबाव है, ये तो हमने देख लिया, तुम नई चीज़ लाओ, ये है। इसके अलावा है संसद के समाचार, संसद की बदलती भूमिका। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कानून बनाती थी पहले ना, अब वो मतलब डेवलपमेंट के काम कर रही है और सांसदों की भी भूमिका बदल गई। कानून बनाने के बजाय वो जवाबदेही तय कर रहे हैं, ये हो गया। और मेरी संसदीय रिपोर्टिंग, उसमें मैंने दिल्ली नगर निगम
और दिल्ली विधानसभा और ये पार्लियामेंट की जो है उसकी इसमें किया है। हरियाणा वरियाणा का बहुत कम जिक्र किया है क्योंकि वहाँ कम टाइम पे रहा। ये इसमें है, ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें कैसी संसद है, क्या है, कैसे है, ये है। अब मैं सोच रहा हूँ इसका ट्रांसलेट भी करवा लूँ, पर अभी कोरोना हो गया सर, ये है सर, ठीक है ना। इसके सिवाय जैसे कि ये पूछ रहे थे कि और कोई किताब जो हमें संसद के बारे में और अच्छे से समझ जानकारी दे सके, ज्ञानवर्धन कर सके। अच्छा, और कुछ बताना है? कोई जो बुक्स रहती है, अच्छा हाँ, किताबें हाँ। बट इन जनरल भी अगर जैसे पॉलिटिकल किस्से वगैरह जो होते हैं। हाँ नहीं, जैसे ना बहुत किताबें हैं। एक तो सुभाष कश्यप जी की किताबें हैं, इसमें मैंने दिखा हमारी संसद है ना, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने की है। एक SK शर्मा है, वो दिल्ली विधानसभा के भी वो थे सेक्रेटरी, और उन्होंने ही दिल्ली की जो विधानसभा के वो नियम हैं वो बनाए हैं। एक मिनट इसे देख लो कौन है। तो ये जैसे मैंने कहा है कि सुभाष कश्यप है, उनकी बुक है। सुदर्शन कुमार शर्मा वो भी थे, और एक देवेंद्र सिंह है, उनकी बहुत अच्छी किताब है, वो भी थे। ये कॉल एंड सख्तर, इनकी ज़रूर पढ़िएगा, कॉल एंड सख्तर बहुत फेमस। लेकिन इन किताबों में एक बंदोपाध्याय भी है, मल्होत्रा थे, गुरदीप सिंह, सुभाष कश्यप है। क्या इन किताबों में एक्चुअली ये टेक्निकल ज़्यादा है कि इस रूल के हिसाब से ये है, मतलब वो आपको इतना उसमें ले जाएंगी कि आप कहोगे यार मैं इसको क्या पढूं, मतलब कॉमन मुझे तो सीखना है ना। वो उनके लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत ही उनकी क्लिष्ट किताबें हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उनको। कॉल एंड सख्तर की हैं, इनकी है नहीं, मैंने इसमें पूरा इसमें है, तो ये किताब है। एक मेरा सवाल रह गया था, आपने MCD कवर किया है। हाँ, तो अभी जो यूनिफिकेशन हो रहा है, हाँ, उसके बारे में आप थोड़ा अपने विचार बताएं। हाँ, देखिए वैसे तो MCD ये था कि ये टोक्यो के, हाँ मैंने तभी की थी, टोक्यो के बाद नंबर 2 यही था उस ज़माने में जो सबसे बड़ा शहर था। अब होना तो वाकई में ये अच्छा किया था शीला दीक्षित ने कि छोटे छोटे ये निकाय होंगे, जैसे NDMC है, बेहतर काम करनी, छोटी है। दिल्ली कैंट भी अच्छा कर रहा है, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? आप यहाँ से जाइए, कुछ द्वारका छोड़ दीजिए, बाकी दिल्ली कैंट में सफाई हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये NDMC भी काम हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कहीं तो कमी है ना। तो इसलिए और दूसरा क्या हो रहा था, तो वो एक राज्य भी और एक वो भी बराबर एरिया में थे ये लोग, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे थे अलग अलग पार्टी आने से, जैसे अब हो गया है। तब यहाँ BJP थी और वहाँ कांग्रेस थी। तो शीला दीक्षित ने क्या वो पॉलिटिकल डिसीजन था, 3 कर दिए था। वैसे देखा जाए एक हिसाब से अच्छा भी था कि छोटे छोटे म्यूनिसिपैलिटी रहेंगी, काम अच्छा करेंगे, लेकिन उससे बोझ बढ़ गया इनका। 3 तो कमिश्नर हो गए, पहले 1 होता था। 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन या और भी कमेटियाँ होती हैं। इसके अलावा मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, उनके घोड़ा गाड़ी बढ़ गया, उतना उनका स्टाफ बढ़ गया। जो काम एक तरीके से हो सकता था वो अलग अलग हो गया। दूसरा, वो कुछ और डिसीजन दे रहा है, ये अलग। जबकि एक शहर है, यदि मैं यहाँ पे हाउस टैक्स कुछ देता हूँ तो जमुना पार में मैं अलग क्यों दूँ? एक शहर है ना। तो ये था। इसके अलावा क्या हुआ बड़ी बात कि साउथ दिल्ली को तो पैसा आ गया, लेकिन नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में तनख्वाह देने की हालत खराब, हड़ताल करनी पड़ी। पहले था ना, बैलेंस हो जा रहा था। एक और काम किया था इन्होंने, एक और किया था उस जमाने शीला दीक्षित ने, क्या किया कि कुछ पैसा जो सीधे MCD को सेंटर से मिलता था वो दिल्ली के माध्यम से कर दिया। अब क्या होता है कि केजरीवाल उसको की जो सरकार है उन पे ये आरोप लगाते हैं कि वो पैसा नहीं दे रहे। अब वो सत्य क्या है ये तो हम क्योंकि कवर नहीं कर रहे उतना नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब होम मिनिस्ट्री से सीधे MCD को पैसा जाता था वो थोड़ा दिल्ली गवर्नमेंट जाने लग गया, तो उसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई। ये था। अब ये इन्होंने एक कर दिया। अब हो सकता है उनका पॉलिटिकल डिसीजन हो, जैसे वो कह रहा है कि ये जीते जूते जो भी हो, लेकिन अब मेरा मानना है कि वैसे भी बोझ बढ़ गया तो एक ही ठीक है, क्योंकि एक शहर है, एक शहर। या तो हम ये नहीं करें जैसे यूपी तो बहुत बड़ा है माना, तो यूपी में हम एक नहीं कर सकते। ये तो एक शहर है, एक घर एक दूसरे से जुड़ा है, तो उस भाई एक विभाजन कैसे करेंगे? इसके बाद ये दूसरा काउंसिल आ जाता है, घड़े जुड़ी है सड़कें। इसके अलावा एक और कमेटी की आज रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहा है कि जैसे दिल्ली सरकार ने, पहले आपको होगा पता या नहीं मैं बताता हूँ, कि जो DTC थी वो भी MCD के पास थी, जल बोर्ड भी इसके पास था, बिजली भी इसके पास थी जब 150 होता था।
जब मदन लाल खुराना फिर ये वो बनी यूटी और फिर सरकार बनी तो उन्होंने ये चीज़ अपने पास ले ली दिल्ली सरकार ने। अब ये मानना है मेरा कि अब जैसे एक चीज़ है, ये भी इसने भी एक कमेटी ने रिपोर्ट किया है, जैसे सड़कें हैं, ये कहते हैं ये दिल्ली सरकार के पास है, ये एमसीडी के पास है, ये डीडीए के पास है, एक चीज़ एक एजेंसी के पास हो। जैसे इन्होंने पानी का अपने पास ले लिया ना, वैसे इनको प्राइमरी हेल्थ इनके पास छोड़ी, हेल्थ भी सारे एक सरकार के पास होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसको भी ले दिल्ली सरकार, या प्राइमरी स्कूल है उनको भी ले ले, इनके पास छोटी छोटी चीज़ें रखें, है ना। तो इस तरीके से होगा तो तब बेहतर होगा काम। अदरवाइज़ तो दिल्ली में तो डेंगू आ रहा, आजकल लोग पूरी दिल्ली मच्छरों से परेशान है, तो हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या फ़ायदा, एक बनाओ तीन बनाओ, यदि ऐसे ही रहना है तो वर्ल्ड कल्चर नहीं बदलेगा ना इनका। एक और आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली में क्या है एमसीडी पे, क्या आप सड़क पे जाते हैं ना तो सड़क की सफाई तो ये एमसीडी वाले करते हैं, लेकिन सड़क के बाहर जो फुटपाथ है उसकी कोई नहीं करता। तो दिल्ली शहर को सबसे गंदगी रहने का यह है कि लोग उठा के वो फुटपाथ पे डाल देते हैं, फुटपाथ किसी के पास नहीं है। इवन कि मैंने एक बार ये जो सरदार जी हैं मिनिस्टर जो यूडी वाले अर्बन डेवलपमेंट वाले सेंटर में, उनको भी पूछा था कि भाई ये इस तरीके का आप क्यों नहीं कर रहे, वो पता नहीं क्या टाल के जवाब दे, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते। एक और है दिल्ली में सफाई कर्मचारी, आपको ताज्जुब होगा कि दो तरह के हैं, एक लाहौरी और एक है लाहौरी और दूसरे को कहते हैं सफ़ेद पोश। सफ़ेद पोश मतलब वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे जो नेता हैं, कई विधायक भी बने थे उसमें, और एक लाहौरी उनको कहते हैं कि जैसे इस इलाके में 50 सफाई कर्मचारी उन्होंने द्वारका के सेक्टर 19 में लगाए हैं, 50, उसमें सब नौकरी परमानेंट नहीं होते, 20 परमानेंट हो गए, बाकी वो उसमें नाम लिख देते हैं कुछ भी, फला फला फला, और अंगूठा लगा के पैसे ले लेते, वो होते नहीं हैं। तो एमसीडी में आज भी ये चल रहा, और जब हम कवर करते थे तभी भी यही चल रहा था, 94-95 के आसपास तब भी यही चल रहा था। तो सुधर तो नहीं रही, तो अब आप 1 करिए 10 करिए एमसीडी, उससे कोई असर नहीं होगा जब तक ये कवर कल्चर नहीं बदलेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है एक शहर है तो एक होना चाहिए। ठीक है सर, मुझे लगता है कि हमारे सबके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, काफ़ी सही से आपने जवाब दिया और बेबाकी से जवाब दिया। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को जो अगर ये देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस से उनको ज्ञान प्राप्त होगा, प्रोत्साहित होंगे पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के बारे में। और सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यह बातचीत थी IIMC के छात्रों के साथ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोग जो चैनल हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है उसे देखना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।